CH92 मोनिका का गुस्सा और तारा का प्लेन। मोनिका का गुस्सा और तारा का प्लेन। कापड़िया विला। मोनिका ने कार के रुकने की आवाज सुनी तो वो अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ गई। उसने मान और वंश को देखा तो उनके पास जाने को हुई कि उसकी नजर आहान पर पड़ी और उसके कदम रुक गए। आहान भी उसे देखकर रुक गया था। मान ने उसे देखा तो कहा, अंदर आओ, मॉम को डैड संभाल लेंगे। आहान ने उसकी बात पर धीरे से सिर हिलाया और अंदर आ गया। विहान अपने कोट के बटन खोलते हुए बोले, वंश, आहान को उसका कमरा दिखा दो और याद रहे इसकी हर जरूरत का ध्यान तुम दोनों भाई रखोगे। वंश ने ओके कहा और आहान को अपने साथ ले जाने लगा कि मोनिका गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, विहान, ये लड़का यहाँ क्यों आया? मिस्टर राजपूत ने इसे घर से निकाल दिया क्या जो तुम इसे यहाँ ले आए? आहान ने आंखें झुका रखी थी। उसने कुछ नहीं कहा। विहान उसे गुस्से से देखने लगे थे। वंश जल्दी से मोनिका के पास आया और उसे ले जाते हुए बोला, मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, हम इन्हें साथ लाए हैं ताकि ये हमारे साथ कुछ दिन रह सके। मोनिका उसका हाथ झटकते हुए बोली, और ऐसा क्यों? विहान, मैं इस लड़के के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती हूँ। इसे जहाँ से लेकर आए हो वापस वही छोड़ कर आओ। मेरे घर में मुझे इसका नाम तक सुनना गवारा नहीं है। विहान गुस्से से बोले, मोनिका, कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है तो क्या इसकी मरी हुई माँ का भी है? कहीं तुम अपने नाजायज रिश्ते को झूठा नाम देने का तो नहीं सोच रहे हो ना विहान? तुम कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, पर सच यही है, ये तुम्हारा नाजायज बेटा है, उस औरत का बेटा है जिसके साथ तुम्हारे नाजायज संबंध। मोनिका इससे ज्यादा कुछ बोल पाती कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जा लगा और उसका सिर एक तरफ झुक गया। पूरे हॉल में थप्पड़ की आवाज गूंज उठी थी। आहान, मान और वंश तीनों शॉक्ड रह गए थे। मोनिका ने अपने गाल पर हाथ रखा और पलके उठाकर अपनी आंसुओं से भरी आंखों से विहान को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था आज विहान ने उस पर हाथ उठा दिया था और वो भी उसके बच्चों के सामने। विहान गुस्से से बोले, तुम जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी मोनिका। तुम मेरी अंजलि के खिलाफ ऐसे शब्द इस्तेमाल भी कैसे कर सकती हो? तुम भूल रही हो ये सब कुछ तुम्हारे वजह से ही हुआ है, तुमने ही। कहते कहते विहान ने अपने शब्द रोक लिए। मोनिका ने फिर से सिर झुका लिया था। विहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ कमरे में ले जाने लगे। तीनों भाई उसे जाते हुए देख रहे थे। आहान की आंखें नम हो गई थी। उसे लगने लगा था शायद उसने यहाँ आकर गलती कर दी। उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मान ने एक गहरी सांस ली, फिर वंश से बोला, वंश, आहान को उसका कमरा दिखा दो। वंश ने सिर हिलाया और उसे अपने साथ उसके कमरे को दिखाने ले गया। मान भी अपने कमरे में आया और बेड पर लेटकर कुछ सोचने लगा। उसने आंखें बंद की तो उसके सामने महक का हंसता चेहरा आया। उसे देखकर उसने करवट बदली और सो गया। वंश ने आहान को उसका कमरा दिखाते हुए कहा, पता है हम बहुत छोटे थे उस वक्त दादू ने आपका जिक्र किया था। उन्होंने बताया था डैड ने ये रूम आपके लिए रेडी करवाया था, ये सोचकर कि जब आप आओगे तब यहीं रहोगे, पर फिर पता नहीं क्या हुआ और आपकी मॉम की डेथ की खबर आई, फिर डैड ने मॉम से शादी कर ली। आहान ने उसकी बातों पर खास ध्यान नहीं दिया, इसलिए इस पर कुछ नहीं कहा। उसने वंश को जाने को कहा तो वंश सिर हिलाकर कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद आहान ने डोर बंद किया और एक नजर पूरे कमरे को देखकर अपने फोन को निकाल लिया। उसने तारा की पिक निकाली और सोफे पर बैठकर उसे देखने लगा। तारा को देखकर उसके दिल को सुकून सा मिल रहा था जो कि उसके चेहरे से भी झलक रहा था। विहान ने कमरे में आकर मोनिका का हाथ छोड़ा और दरवाजा बंद करते हुए बोला, तुम इतना गिर सकती हो मैंने सोचा नहीं था मोनिका। तुम साबित क्या करना चाहती हो? मत भूलो हमारी शादी कैसे हुई थी। अगर मान और वंश को पता चला न कि उनकी मॉम ने मुझसे शादी करने के लिए कैसा संयंत्र रचा था तो वो दोनों तुमसे नफरत करने लगेंगे। मोनिका सिर झुकाए रोए जा रही थी। विहान ने खुद को शांत किया और कहा, देखो मोनिका, ये तुम भी जानती हो अब अंजलि इस दुनिया में नहीं है। जो हो तुम ही हो, पर तुम कभी मेरी अंजलि की जगह नहीं ले सकती और वैसे भी उसके साथ जितना भी बुरा हुआ उन सब की जिम्मेदार तुम हो। मुझे कहना नहीं चाहिए पर तुम भी जानती हो उसकी मौत की जिम्मेदार तुम हो। मोनिका ने झट से सिर उठाकर उसे देखा तो विहान ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, अंजलि के साथ तुमने जो भी किया पर प्लीज उसके और मेरे बेटे के साथ कुछ गलत मत करना। उसे कभी माँ और बाप का प्यार तुम्हारी वजह से नहीं मिल पाया है, पर प्लीज इस तरह की कड़वी बातें कर उसका दिल और मत दुखाओ। मुझे तो नहीं पर मेरे बेटे को जैन की जिंदगी जीने दो तुम। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ भी गलत कहा या गलत किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मान और वंश की माँ हो। अपनी बात कहकर विहान वॉशरूम में चले गए और मोनिका वही फर्श पर बैठ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था विहान ने आज उसे इतना सब कुछ कह दिया था। वो न में सिर हिलाते हुए बोली, मैंने नहीं मारा अंजलि को, मैं खूनी नहीं हूँ विहान, मैं तो बस तुमसे प्यार करती थी और आज भी करती हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। उसने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए और न में सिर हिलाते हुए रोने लगी। उसके कानों में विहान के कहे शब्द गूंजने लगे थे। राजपूत बंगलो। तारा बेड पर उल्टी लेटी आहान की तस्वीर देख रही थी। उसने खुद से कहा, अभी तो 1 घंटा ही हुआ है और मैं तुम्हारे बिना पागल होने लगी अनान, मैं 10 दिन कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? तो फिर उसे खुद से दूर क्यों किया आपने? महक ने अंदर आते हुए कहा तो तारा उसे देख उठकर बैठ गई। महक ने कहा, सॉरी, वो नैन्सी भाभी और रिमी भाभी घर चली गई इसलिए हम भी अपने कमरे में जा रहे थे, पर यहाँ से गुजरते हुए मैंने और वर्षा ने आपकी बातें सुन ली।
तारा ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, वैसे सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैंने तुम्हें यहाँ रोक लिया और मान को भेज दिया। वर्षा हंसते हुए बोली, पर मान का चेहरा देखने लायक हो गया था, देखा था उसे, ऐसा लग रहा था बेचारा अब बेहोश हो जाएगा। तारा उसकी बात पर हंसने लगी थी, वहीं महक ने शर्म से सिर झुका लिया था। कुछ देर बाद दोनों बैठे और बातें करने लगे। वर्षा ने कहा, तारा तुमने अहान जीजू को क्यों भेज दिया? तुम्हें नहीं पता पर हमारी सास बहुत खड़ूस है, वो अहान जीजू को एक्सेप्ट नहीं करने वाली। तारा हल्का मुस्कुराते हुए बोली, मैं बचपन से ही अहान के पीछे पागल रही हूँ वर्षा, मैं बता नहीं सकती कि मुझे उससे कितना ज्यादा प्यार है। बचपन से ही मेरे पास उसके अलावा और कोई नहीं रहा है, मैं उसे खोना नहीं चाहती, उसे अपने साथ रखना चाहती हूँ, और इसके लिए उसे भी अपने प्यार का एहसास होना चाहिए ना। पता है आसानी से जो चीज इंसान को मिल जाती है उसे उसकी कद्र नहीं होती, और ये चीज मैं अपने साथ नहीं चाहती। मेरे अनान को भी फील होना चाहिए कि जैसे उसकी स्टार उससे बहुत प्यार करती है वैसे ही वो भी अपनी स्टार से बहुत प्यार करता है। वर्षा और महक उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। वर्षा ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरा वंश भी ऐसा ही है। मेरी शादी जब मान से तय हुई थी उस पागल ने मना नहीं किया, किसी को भी अपने दिल का हाल नहीं बताया उसने, इसलिए मैंने बाबा सा से कहा कि मुझे वंश पसंद है और मुझे उससे शादी करनी है। मैं उससे नाराज भी हुई थी पर फिर मान गई, ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकती थी ना। पता है ये कापड़िया भाई न पूरे कबाड़ ही है, जल्दी कुछ समझते ही। तारा ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, सही कहा, तीनों भाई बेवकूफ है। क्यों है न महक, मान भी इडियट है न महक, मान की यादों में खोई हुई थी। उसने ध्यान नहीं दिया और हल्के गुस्से से कहा, मान जी तो पूरे के पूरे इडियट ही है, जरा भी दिमाग नहीं है उनमें। कहने के बाद उसे होश आया कि उसने फ्लो में क्या कह दिया। उसने अपनी होठों को काटते हुए धीरे से कहा, सॉरी, मुंह से निकल गया। वर्षा ने हंसते हुए कहा, मान ने ऐसा क्या किया जो तुम उस पर इतना गुस्सा कर रही हो? महक ने उदासी से कहा, वही तो, वो कुछ करते ही नहीं है, मुझसे शादी कर रहे हैं पर अब तक एक बार भी मुझे प्रपोज नहीं किया। मुझे लगता है उन्हें मुझसे प्यार नहीं है, वो बस हमारे बच्चे के वजह से मुझसे शादी कर रहे हैं। वर्षा उसे समझाते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है महक, मान भी तुझसे प्यार करते हैं, बस अपने दोनों भाइयों की तरह बताते नहीं है। और चल, कम से कम तुझे रोमांटिक पति तो मिल रहा है, एक वंश है जिसने आज तक मुझे खुद से किस भी नहीं किया है। दोनों की बातें सुनकर तारा ने एकदम से कहा, तो चलो आज तुम दोनों की शिकायतें दूर करते हैं। देखो मैं भी जानती हूँ वो तीनों कभी भी हीरो की तरह हमसे मिलने रात को चोरी छिपे हमारे घर नहीं आएंगे, तो क्यों न हमारी कहानी में इसकी कमी हम ही पूरा कर दे। वर्षा को तारा का प्लेन अच्छा लगा पर महक घबराते हुए बोली, पर हम जाएंगे कैसे और जाकर मैं बोलूंगी क्या? मेरी तो उनके सामने जुबान सिल जाया करती है। तारा हंसते हुए बोली, फिकर नोट महक, तारा इज हियर सो व्हाई यू आर फिकर देयर, मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है, बस तुम दोनों आज रात 11 बजे रेडी रहना, ओके? उसकी बात पर दोनों ने सिर हिला दिया था। वहीं तारा के होठों पर एक डेविल स्माइल थी। उसने भले मोनिका के बारे में पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया था पर उसके दिमाग में मोनिका के लिए कुछ खुराफाती चल रहा था। CH93 मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। रात का वक्त, राजपूत बंगलो, सारे लोग बैठे डिनर कर रहे थे। तारा और वर्षा का पूरा ध्यान अपने खाने पर था पर महक उस बेचारी से खाना खाया नहीं जा रहा था। उसे टेंशन हो रही थी जिस वजह से खाने का निवाला उसके गले से नीचे नहीं उतर पा रहा था। नित्या ने उसे देखा तो कहा, महक बेटा क्या हुआ, आप खाना क्यों नहीं खा रही है? महक ने उसे देख न में सिर हिलाया तो नित्या उसके बगल वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, हमें पता है महक ऐसी हालत में मूड स्विंग्स करते हैं, खाने पीने का मन नहीं करता, पर बेटा खाना खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम जो खाओगी उससे ही तुम्हारे बच्चे को पोषण मिलेगा और वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। महक ने सिर हिलाया और किसी तरह खाना खाने लगी। वहीं तारा के दिमाग में कुछ चलने लगा था। उसने कहा, माँ क्या सच में प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स करते हैं? नित्या ने हाँ में सिर हिलाया तो आशीष ने हंसते हुए कहा, पता है बेटा, इन मूड स्विंग्स का सबसे ज्यादा असर हम आदमियों पर होता है। जब वानी प्रेग्नेंट थी तब उसके मूड पल पल में बदलते हैं और उसका हर्जाना मैं भरता था। आशीष का साथ देते हुए राम ने कहा, हाँ जब दिशा प्रेग्नेंट थी उस वक्त मैंने भी बहुत सी चुनौतियों को पार किया था। वानी और दिशा ने दोनों आदमियों को घुर कर देखा तो आदमी चुप हो गए। वहीं तारा के होठों पर मुस्कान आ गई थी जिसे देख अवदान ने सिर हिला दिया था। कुछ देर बाद सारे लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। रात के ठीक 11 बजे वर्षा और महक तारा के कार के पास खड़ी हो गई थी। कुछ ही देर में तारा भी आई और तीनों कार में बैठकर वहां से निकल गए। करीब 1 घंटे बाद तारा ने कार कपाड़िया विला के सामने रोकी तो महक कार से बाहर निकलते हुए बोली, यहाँ आ तो गए हैं पर अंदर कैसे जाएंगे? तारा ने उसे एक पानी की बोतल देते हुए कहा, इसकी चिंता तुम मत करो, लो और इसे पी जाओ, उसके बाद तुम मान से अपने दिल की सारी बातें कह पाओगी। वर्षा ने झट से कहा, पर तारा महक प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में शराब नहीं पीना चाहिए, बच्चे को खतरा हो सकता है। तारा ने कहा, मुझे पता है और डोंट वरी, ये दारू नहीं है, इसमें भांग है और वो भी थोड़ी सी है, इससे बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। महक ने कहा, पर अगर इसे पीकर मैं अपना होश खो बैठी और कुछ अनाप शनाप कह डाला तो? वर्षा और तारा ने अपना सिर पीट लिया था।
वर्षा हल्के गुस्से से बोली, महक यार तेरा कुछ नहीं हो सकता और तू डर मत, तेरी गारंटी मैं लेती हूँ। तू फूल टल्ली होने के बाद भी मान से कुछ अनाप शनाप नहीं कह सकती। अब जल्दी से पी इसे, मुझे ठंड लग रही है। महक को अब भी बहुत डर लग रहा था। वो पीने को राजी नहीं हो रही थी, पर तारा और वर्षा ने उसे किसी तरह पीने के लिए मनाया और थोड़ी भांग पिला दिया। वर्षा बॉटल का ढक्कन लगाते हुए बोली, ये तो हो गया, पर अब अंदर कैसे जाएंगे हम? तारा ने गेट के तरफ इशारा करते हुए कहा, गेट से जाएंगे और कैसे? अरे हम इस घर की बहुएं हैं, हमारा हक है यहाँ। ये घर जितना उन लोगों का है उतना ही हमारा भी है। हम गेट से जाएंगे और डरो मत, गार्ड्स को हम पटा लेंगे। वर्षा और महक ने सिर हिलाया, फिर तीनों जाकर गेट के सामने खड़ी हो गई। वहां खड़े गार्ड्स तीनों को पहचानते थे। उन्हें भी मालूम था कि इनकी शादी उनके बॉस से होने वाली है। एक गार्ड ने उन्हें ग्रीट करते हुए कहा, हेलो मैडम, आपको किनसे मिलना है? आप सब इतनी रात को आई हैं, हम सर को इन्फॉर्म कर दे क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या आप तीनों को? तारा उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, अरे गार्ड अंकल, आप एक साथ कितने सवाल करते हो? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो अपने होने वाले पतियों से मिलने आए हैं। वो क्या है जानते तो आप लोग भी होंगे, हमारे होने वाले पति बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, इसलिए हीरो की तरह हम मतलब कहानी की हीरोइन को ही आना पड़ गया। अब आप जल्दी से गेट खोलो ताकि हम अंदर जा सके, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड लग रही है। गार्ड्स ने सिर हिलाया, फिर उनके लिए गेट खोल दिया। तीनों हीरो की तरह खिड़की या बालकनी से न जाकर सीधे दरवाजे से विला के अंदर चली गई। हॉल में आकर महक ने वर्षा को वंश का कमरा बताया, फिर तारा से कहा, तारा आहान जी कमरा कौन है? ये तो हमसे किसी को नहीं पता। तारा ने कहा, कोई बात मैं ढूंढ लूंगी, तुम दोनों जाओ अपने अपने हब्बी से मिल लो। दोनों ने हाँ कहा, फिर मान और वंश के कमरे में जाने लगी। महक का सिर घूमने लगा था। उसने पहली बार भांग पी थी, इसलिए थोड़ी भांग में ही उस पर असर ज्यादा हो रहा था। वर्षा ने वंश का डोर ओपन किया और कमरे में चली आई। वंश गहरी नींद में सो रहा था। उसे देख वर्षा के होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। वो बेड पर चढ़ी और वंश के बगल में लेटकर उसे देखने लगी। उसने धीरे से अपने होठों से उसके गालों को छुआ तो वंश नींद में ही मुस्कुरा दिया। उसे देख वर्षा ने झट से अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। उसे बहुत हंसी आ रही थी। उसने फिर उसके दूसरे गाल को छुआ तो वंश की मुस्कान थोड़ी और बड़ी हो गई। धीरे धीरे वर्षा उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगी थी। उसके हाथ वंश के सीने पर चल रहे थे। वंश को नींद में ही इन सब का एहसास हो रहा था, पर वो इग्नोर कर रहा था। तभी वर्षा ने अचानक उसे जोर से धक्का दिया और बेड पर लेट गई। उसके धक्का देने से वंश की आंखें खुल गई थी। उसने जैसे ही वर्षा को देखा वो हैरान रह गया। उसने कुछ कहना चाहा कि वर्षा ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए बोली, तुम वंश के बच्चे नींद में मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। CH94 किस और महक नशे में, किस और महक नशे में। कपाड़िया विला। वर्षा की बात सुन वंश हक्का बक्का रह गया था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जल्दी से बोला, नहीं ऐसा नहीं है वर्षा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सो रहा था, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे कमरे में कैसे आ गया, मैं तो अपने कमरे में था। कहते हुए उसने आसपास नजरें दौड़ाई। खुद को अपने कमरे में ही देखकर वंश कंफ्यूज हो गया था। वो अपना सिर खुजलाते हुए बोला, मैं तो अपने कमरे में ही हूँ, शायद तुम कोई सपना देख रही हो वर्षा। तभी उसे वर्षा के हंसने की आवाज सुनाई दी। वर्षा बेड पर लूटपोट होकर हंस रही थी। उसने हंसते हुए कहा, वंश तुम भी ना, तुम क्यों इतने शरीफ हो यार। वंश ने उसे आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, तुम मजाक कर रही थी, मैं एक पल को डर ही गया था, पर तुम यहाँ कैसे आई? किसी ने तुम्हें देखा नहीं क्या? वर्षा अपने सिर के नीचे हाथ रखते हुए एटीट्यूड से बोली, ओ हेलो मिस्टर वंश कपाड़िया, मैं कोई चोर नहीं हूँ, आई एम वर्षा राजपूत, मुझे भला कौन रोक सकता है। वंश ने बंद दरवाजे को देखा, फिर उससे कहा, अच्छा ठीक है मिस राजपूत, अब बताओ यहाँ क्यों आई हो। वर्षा ने उसे देखा, फिर अपने लिप्स के तरफ इशारा करते हुए बोली, आई वॉन्ट किस। उसकी डिमांड सुनकर वंश की आंखें बाहर आने को हो आई थी। उसने कहा, तुम इतनी रात को किस लेने आई हो, पागल हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें पता है न, मिस तारा के मिस्टर राजपूत के कई सारे राइफल हैं, उनमें से कोई भी तुम्हें किडनैप कर सकता था, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। वर्षा को अब गुस्सा आने लगा था। वो उठकर बैठ गई। फिर दूसरी तरफ देखते हुए बोली, तारा और महक भी साथ आई है, मैं कोई बेवकूफ लड़की नहीं हूँ जो इतनी रात को अकेली आ जाऊं। वंश ने उसे देखा। वर्षा नाराज हो गई थी। उसे भी रियलाइज हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। वो प्यार से मनाते हुए बोला, वर्षा आई एम सॉरी, मुझे इतना सब नहीं कहना चाहिए था, प्लीज माफ कर दो। वर्षा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो बेड से उठकर जाने लगी कि वंश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। जब तक वर्षा कुछ समझ पाती उससे पहले वंश ने उसे बेड पर लेटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। वर्षा उसे आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगी थी। उसने उसके पकड़ से आजाद होने की कोशिश करते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम बहुत बुरे हो। वंश ने उसे मुस्कुरा कर देखा, फिर उसके नोज से अपने नोज को रब करते हुए बोला, तुम इतनी दूर नाराज होने आई थी या किस करने? वर्षा उससे नजरें फेरते हुए बोली, आई तो किस लेनी थी, तुमने आज तक मुझे कभी भी किस किया है, तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो,
हर बार मुझे ही शुरुआत करनी पड़ती है, पर तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिना सारी बातें जाने हमें डांटने लगे। छोड़ो हम। तभी वंश ने उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया और उसे सॉफ्ट किस करने लगा। वर्षा की आंखें बड़ी हो गई थी। वो बिल्कुल किसी स्टेचू की तरह बिना हिले डुले वंश के नीचे लेटी थी। कुछ पल बाद वंश ने उसके होठों को छोड़ा और कहा, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। वर्षा ने शर्माते हुए उसे देखा तो वंश ने एक बार फिर से उसके होठों को अपने होठों में भर लिया और उसे पैशनेट किस करने लगे। वर्षा भी उसका साथ देने लगी थी। उसके हाथ वंश के बालों में घूम रहे थे और वंश उसके कमर को सहला रहा था। दूसरी तरफ महक मान के कमरे में आई तो उसने मान को कहीं नहीं देखा। उसे न देखकर वो जाने को पलट गई कि वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और मान अपने गिले बालों को टॉवेल से सुखाते हुए बाहर आया। उसने जैसे ही महक को देखा तो वो शॉक्ड रह गया। उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि महक उसके कमरे में आई है। उसने कुछ कहना चाहा कि महक उसके पास आते हुए बोली, मान जी आप कितने हैंडसम और हॉट लग रहे हो, आपके गिले बालों से आप बहुत ज्यादा एट्रैक्टिव दिख रहे हो। मान की भौहें सिकुड़ गई थी। उसे महक पर शक होने लगा था। उसने उसकी बातों को इग्नोर किया और कहा, तुम यहाँ कैसे आई और इस वक्त क्यों आई। उसकी बात सुन महक का चेहरा गुस्से से भर गया। वो अपने कमर पर दोनों हाथ रखते हुए बोली, मैं तो फिर भी आपके कमरे तक ही आई हूँ, पर आप जो बिना परमिशन के मेरी जिंदगी में आ गए उसका क्या। मान ने उसे गौर से देखा। महक अपने पैरों पर ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। उसे देख मान को समझने में देर नहीं लगी कि महक नशे में है। वो उसके पास आते हुए बोला, तुमने क्या खा पी लिया है, तुम्हें नहीं पता प्रेगनेंसी में नशीली चीजों से दूर रहना चाहिए। उसने महक का हाथ पकड़ा तो महक उसका हाथ झटकते हुए बोली, छोड़िए मुझे, आप बहुत बुरे हो, मैंने कोई नशीली चीज नहीं खाई है। मैंने कहा मुझे आपसे सवाल करने हैं, पर मैं तो आपके सामने बोल ही नहीं पाती, इसलिए तारा ने मुझे थोड़ा सा भांग पिला दिया ताकि मैं आपसे अपने सवाल पूछ सकूं। मान अपनी भौहें सिकुड़ते हुए बोला, तो तुम्हें मुझसे सवाल पूछने हैं, पूछो क्या पूछना है तुम्हें मुझसे, मैं तो सुनूं जिसके लिए तुमने नशा किया है। महक फिर से नाराज होते हुए बोली, मैंने नशा नहीं किया है, भांग पिया है बस, और वो भी थोड़ा सा आपके जैसा शराब पीकर जबरदस्ती आपके घर नहीं घुसी चली आई हूँ और न ही आपके इज्जत पर हाथ डाल रही हूँ। CH95, ये होठ बहुत टेस्टी लगते हैं, ये होठ बहुत टेस्टी लगते हैं। कपाड़िया विला। मान ने महक को बेड पर बैठा दिया था। महक की आंखें नम हो गई थी, वहीं मान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो जानता था उसने जो किया था वो माफी के काबिल नहीं था, पर वो कुछ भी पहले जैसा नहीं कर सकता था। अगर वो उस गुजरे वक्त में वापस जाकर सब कुछ ठीक कर सकता तो उसने अब तक सारी चीजें ठीक कर दी होती, पर अफसोस अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं था। मान ने उसे पानी का गिलास दिया, पर महक नशे में चूर हो चुकी थी। वो गिलास को हटाते हुए बोली, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मान जी आप मेरे सवालों के जवाब दो। मान उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोला, बोलो किस सवाल के जवाब चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें तुम्हारी सारे सवालों का जवाब दूंगा। महक छोटी बच्ची की तरह खुश होते हुए बोली, सच में आप बताओगे। मान ने हाँ में सिर हिलाया तो महक ने कहा, आप मुझसे शादी क्यों कर रहे हो, आप तो जिस लड़की को एक बार छूते हो उसके पास दोबारा कभी नहीं जाते ना, तो फिर आपने मेरे साथ वो सब दोबारा क्यों किया। दोबारा नहीं, तिबारा आपने 3 बार किया। उसने अपनी 3 उंगली दिखाते हुए कहा। मान उसकी सारी बातें गौर से सुन रहा था। महक ने आगे कहा, और अब शादी भी कर रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ क्या, इसलिए मैं और मेरा बच्चा आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। अगर आप शादी नहीं करना चाहते हो तो बोल सकते हो, मैं शादी से मना कर दूंगी, सबको कहूंगी कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी, फिर मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर। उसने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा तो मान ने उसके हाथ को पकड़ लिया। वो उसके हाथ पर अपना हाथ मजबूत करते हुए बोला, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है महक, तुम चली भी गई तो मैं तुम्हें ढूंढ लाऊंगा, तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा, कभी दूर नहीं जाने दूंगा। और ऐसा क्यों, महक ने मासूमियत से कहा तो मान ने उसके पूरे चेहरे को प्यार से देखते हुए कहा, तुम्हें जवाब चाहिए, सुनना चाहती हो कि ऐसा क्यों। महक ने हाँ में सिर हिलाया तो मान ने कहा, मैं करके बताऊं। महक ने उसे कंफ्यूजन से देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। मान उसकी हाँ देख हल्का मुस्कुराया, फिर उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाते हुए बोला, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो महक। उसने उसके फॉरहेड पर किस किया, फिर उसके दोनों गालों पर किस करते हुए बोला, तुम्हारे साथ रहना सुकून देता है, तुम्हें प्यार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और तुम्हारे ये होठ। कहते हुए उसने महक के होठों को देखा, फिर कहा, तुम्हारे ये होठ मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। इस पर महक हंसते हुए बोली, मेरे होठ खाने की चीज थोड़ी है जो आपको टेस्टी लगते हैं। मान ने उसके ऊपर झुकते हुए कहा, खाने की चीज नहीं है पर टेस्ट करने की चीज है। कहते हुए उसने महक के होठों को अपने होठ में भर लिया और उसके होठों को किस करने लगा। महक की आंखें बंद हो गई थी। उसके हाथ मान के शर्ट को मुट्ठी में भींचे थे। कुछ पल बाद मान ने उसके होठों को छोड़ा तो महक ने आंखें खोलकर उसे देखा। मान उसकी नशीली आंखों को देख रहा था। महक ने कुछ पल उसके आंखों में देखा, फिर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। महक को किस करना नहीं आता था। वो मान के होठों को काटने लगी थी।
मान को दर्द हो रहा था पर उसने उसे खुद से दूर नहीं किया और उसके सिर को पीछे से पकड़कर उसे किस बैक करने लगा। मान ने उसे किस करते हुए बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। कुछ देर बाद दोनों के कपड़े बेड के इधर उधर फैले थे और दोनों एक दूसरे को प्यार करने में खो चुके थे। इधर तारा हॉल के सोफे पर बैठी थी। वो अहान के पास जाना चाहती थी पर अपनी नाराजगी के वजह से जा नहीं रही थी। वो सोफे पर बैठी अहान को याद करते हुए पूरे विले को देख रही थी। कुछ देर बाद उसे प्यास लगी तो वो किचन ढूंढते हुए किचन में चली गई। उसने किचन में आकर फ्रिज खोला और एक पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगी। वो पानी पीकर वापस बोतल को रखने लगी कि अचानक अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। ऐसे तो वो किसी से नहीं डरती थी पर आज वो पहली बार कापड़िया विला आई थी और चारों तरफ अंधेरा था जिसके वजह से उसे डर लगने लगा था। उसने फ्रिज बंद करना चाहा कि उसकी नजर फ्रिज के रोशनी में बने एक काली लंबी परछाई पर पड़ी और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। पर तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, क्या कर रही है आप स्टार? ये मैं हूँ, अहान। अहान की आवाज सुन तारा ने राहत की सांस ली। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और खुद को रिलैक्स फील करने लगी कि उसे अपने पेट पर अहान के हाथ महसूस हुए। अहान ने उसे पेट से पकड़े फर्श से थोड़ा ऊपर उठा रखा था। अहान की गर्म सांसें भी वो अपनी गर्दन पर महसूस कर पा रही थी। अहान ने जानबूझकर उसे खुद से चिपका रखा था। वो उसके कंधे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, आप तो किसी से नहीं डरती स्टार, तो फिर आज क्या हुआ? आप डर क्यों गई? तारा ने एक तरफ सिर झुकाते हुए कहा, हर इंसान को डर लगता है, जिंदा आदमी तो डरते ही है ना, और जो नहीं डरते वो भूत कहलाते हैं, पर मैं तो इंसान हूँ इसलिए मेरा डरने का हक बनता है। अहान के होठों पर मुस्कान आ गई थी। वो हल्का मुस्कुराते हुए बोला, आप यहाँ क्यों आई हैं? मेरे कमरे में क्यों नहीं आई? CH96 तारा के नखरे। तारा के नखरे, कपाड़िया विला। अहान का सवाल सुनकर तारा इधर उधर देखते हुए बोली, मैं तो यहाँ महक और वर्षा को लेकर आई थी, मैं तुम्हारे पास क्यों आती? तुम हो ही कौन मेरे? अहान ने उसकी बात सुनते ही उसे अपने और करीब खींच लिया, फिर उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला, मैं बताऊं मैं कौन हूँ आपका? तारा ने उसे देखा, फिर अपना सिर दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, मुझे नहीं जानना, छोड़ो मुझे भूख लगी है। अहान ने कहा, भूख तो मुझे भी लगी है स्टार। अहान की बात सुनते ही तारा फिक्र करते हुए झट से बोली, तुमने खाना नहीं खाया है क्या? अना, मेरा मतलब अहान, तुम्हें यहाँ खाना नहीं मिला क्या? अहान ने उसके सिर से अपना सिर जोड़ते हुए बोला, मुझे आपकी भूख लगी है स्टार, तड़प रहा हूँ मैं आपके बगैर, आप सोच भी सकती मेरा दिल किस कदर जल रहा है स्टार। अब तो मुझे माफ कर दीजिए आप, और कितना इंतजार करूँ मैं आपका, आप कब मुझे अनान कहकर बुलाएगी? तारा ने आंखें बंद कर रखा था। दोनों कुछ पल चुप रहे, फिर तारा उससे दूर होते हुए बोली, मुझे भूख लगी है, मैं जा रही हूँ। वो जाने को हुई कि अहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, आपको भूख लगी है, मुझे बताइए, मैं आपके लिए बना देता हूँ। तारा ने मुंह बनाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का खाना। अहान ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा, फिर उसे कमर से पकड़ लिया। तारा कुछ समझ पाती उससे पहले अहान ने उसे उठाकर स्लेव पर बैठा दिया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, आपको नहीं खाना है पर हमारे बेबी को तो खाना है ना, इसे मेरे हाथ का ही खाना है। कहते हुए अहान उसके पेट को देखने लगा। तारा के होठों पर मुस्कान आ गई थी जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रही थी, पर अहान से छिपा नहीं पा रही थी। अहान ने उसके पेट पर हाथ रखते हुए कहा, अब आप बताइए मेरे बेबी को क्या खाना है? तारा ने सोचते हुए कहा, वैट, मुझे और मेरे बेबी को कुछ टेस्टी स्पाइसी और टेस्टी टेस्टी चीज खानी है, पर क्या? अहान ने सोचते हुए कहा, पास्ता बना दो। तारा ने न में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं कुछ और। अहान ने फिर से सोचते हुए कहा, तो फिर चौमिन कैसा रहेगा या फिर तीखी सब्जी बना देता हूँ। तारा ने फिर से कहा, नहीं कुछ और चाहिए मुझे। हम्मम, तुम आज भी मेरे लिए छोले भटूरे बना दो। अहान अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, छोले भटूरे स्टार। तारा ने हाथ बांधते हुए एटीट्यूड से कहा, हाँ हाँ वही, अब बनाओ जल्दी से, पर उससे पहले कुछ और दो मुझे खाने के लिए। अहान ने कहा, आप आलू के पराठे खाएगी? चने भींगे नहीं है मैंने, इसलिए फिलहाल तो आपको छोले भटूरे नहीं मिल पाएंगे। तारा ने ओके कहा तो अहान फ्रिज के पास गया और फ्रिज से आइसक्रीम का कप निकालकर तारा को खाने के लिए दे दिया। तारा स्लैब पर ही आलती पलती कर बैठ गई थी। वो फटाफट आइसक्रीम खाने लगी। अहान ने उसे देखा तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई, फिर वो अपने काम में लग गया। उसने आलू धोए और प्रेशर कुकर में बॉयल होने के लिए रख दिए। फिर उसने फ्रिज से सब्जी निकाली और सब्जी काटने लगा। प्रेशर कुकर की सीटी बजी तो अहान की आंखें बड़ी हो गई। उसे एकदम से याद आया कि वो इस वक्त कपाड़िया विला में है। उसने तारा को देखा जो अपने खाने में लगी हुई थी। अहान एक बार देख आया कि कहीं कोई जाग तो नहीं गया, पर रात के इस वक्त सब सो रहे थे। सर्वेंट भी अपने क्वार्टर में जा चुके थे। अहान ने किचन के दरवाजे को लगा दिया ताकि आवाज बाहर न जा सके और फिर से अपने काम में लग गया। पर प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज मोनिका और विहान के कानों में जा चुकी थी। मोनिका आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। विहान भी उठकर बैठ गए थे। उन्होंने अपना चश्मा लगाया, फिर दीवार पर टंगी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, ये इतनी रात को कौन खाना बना रहा है? मोनिका ने उसे देखा, फिर अपनी नजरें फेर ली। विहान ने भी उसे देखकर कुछ नहीं कहा।
वो जानते थे कि मोनिका अब भी उससे नाराज है। जिंदगी में पहली बार उन्होंने मोनिका पर हाथ उठाया था। आज से पहले कभी किसी ने भी मोनिका पर हाथ नहीं उठाया था। विहान ने उसे चुप देखकर अपना फोन उठाया और बेड से उठकर बाहर जाने लगे। मोनिका भी उसके पीछे हो चली थी। वो भी उसके साथ साथ किचन में जा रही है। इधर इन बातों से अनजान अहान आटा गूंथ रहा था। उसने तारा को देखा जो जब स्लेव से नीचे उतरकर कुछ और खाने के लिए ढूंढ रही थी। वो फ्रिज को टटोलते हुए बोली, यहाँ तो और कुछ भी खाने लायक नहीं है, पनीर है, दूध है, पर आई डोंट लाइक इट, मुझे कुछ और चाहिए। अहान ने आटा गूंथते हुए कहा, 20 मिनट में पराठे तैयार हो जाएंगे स्टार। मुझे यहाँ की चीजों के बारे में नहीं पता, कौन सी चीज कहाँ रखी है मैं नहीं जानता। तारा आंखें रोल करते हुए बोली, तो तुम्हें जानना चाहिए ना, शादी के बाद मैं जब यहाँ आऊंगी और मुझे इसी तरह आधी रात को भूख लगेगी तो तुम मुझे क्या खाने को दोगे? हाय मेरा बेबी, और मैं तो भूखे ही रह जाएंगे। अहान ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको भूखे नहीं रहना पड़ेगा। शादी के बाद मैं और आप यहाँ नहीं रहने वाले, मैं हमारे लिए घर देख रहा हूँ। कोई अच्छा विला या मेंशन मिलते ही मैं उसे हमारे लिए खरीद लूंगा। तारा ने इस पर कहा, पर वहाँ तो हम दोनों अकेले होंगे ना, नहीं फादर इन लॉ होंगे और न ही सासू माँ की सौतन होगी, मान और वंश भी नहीं होगे, महक और वर्षा भी नहीं होगी। मुझे ये सारे लोग चाहिए जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, मुझे भी वैसी ही ग्रेट एंट्री चाहिए अपने ससुराल में। C897 ऑन बैड, ऑन बैड, कपाड़िया विला। तारा की बात पर अहान हल्का मुस्कुराते हुए बोला, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती स्टार, फैमिली कहाँ सबको नसीब होती है, कई बार सबके होने पर भी हमें अकेला रहना पड़ता है। कहते हुए अहान एकदम से चुप हो गया। दरवाजे से मोनिका और विहान भी उनकी बातें सुन रहे थे। दोनों गौर से अहान को देख रहे थे। अहान ने सिर झुका लिया था। तभी तारा के चिल्लाने की आवाज आई। उसकी चीख सुनते ही अहान झट से पलटा और उसके पास चला गया। तारा उसके सीने से चिपकते हुए बोली, आप दोनों भूतों की तरह यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी बात सुन अहान ने सिर उठाकर देखा तो दरवाजे पर खड़े विहान और मोनिका दिखे। विहान ने दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए कहा, सॉरी बेटा, हमने डरा दिया तुम दोनों को, हमें प्रेशर कुकर के सीटी की आवाज सुनाई दी थी इसलिए हम देखने चले आए थे। तारा अहान के शर्ट को कसकर पकड़े खड़ी थी। वो अहान के सीने से चिपकी हुई ही बोली, देखने आए थे या हार्ट अटैक देने आए थे? सच सच बताइए फादर इन लॉ, कहीं आप मुझसे बदला लेने तो नहीं आए थे? विहान कंफ्यूज होकर बोले, बदला? मैं भला किस चीज का बदला लूंगा आपसे मिस तारा? तारा झट से बोली, हार्ट अटैक का बदला और किसका? जैसे मैंने आपको आपके बेटे के बारे में बताया था और आपको मिनी हार्ट अटैक आ गया था, उसी तरह आप भी तो कहीं मुझे डरा कर मुझे मिनी हार्ट अटैक देने तो नहीं आए थे? विहान ने हकला मुस्कुराते हुए कहा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी करने नहीं आया था। तुम दोनों अपना कंटिन्यू करो, हम चलते हैं, गुड नाइट। कहकर वो जाने को पलट गए। मोनिका दोनों को देख रही थी। अहान और तारा साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। विहान ने जाते हुए मोनिका का हाथ पकड़ा और उसे भी अपने साथ ले गए। तारा दोनों के जाने के बाद बोली, मुझे इनमें कुछ गड़बड़ लगती है, ये सासू माँ की सौतन तुम्हें ऐसे क्यों देखती है? कहते हुए उसने सिर उठाया और अहान को देखा। अहान भी सिर झुकाए उसे ही देख रहा था। वो बोला, ये मुझे पसंद नहीं करती इसलिए। तारा ने इस पर कुछ कहना पर अहान ने उससे पहले कहा, मैं पराठे बनाता हूँ, आप बैठ जाइए। तारा ने ओके कहा, फिर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। अहान ने सिर हिलाया, फिर उसे छोटे बच्चे की तरह उठाकर स्लैब पर बैठा दिया। कुछ देर बाद अहान हाथ साफ करते हुए तारा के पास आकर खड़ा हो गया। तारा स्लैब पर बैठी सिर झुकाए पराठे खा रही थी। अहान ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, और कुछ चाहिए आपको स्टार? तारा ने न में सिर हिलाया और डकार लेते हुए बोली, नहीं मेरा पेट फूल हो गया, अब मुझे नींद आ रही है। महल और वर्षा अब तक नहीं आई, मैं जाकर उन्हें देख कर आती हूँ। अहान उसके हाथ से प्लेट लेते हुए बोला, वो दोनों सुबह आ जाएगी, आपको इस वक्त उनके पास नहीं जाना चाहिए, आप चलिए मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाइए। तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में? तारा ने पूछा तो अहान ने हाँ में सिर हिलाया। तारा का दिल तो था कि वो अहान के सीने से लगकर सोए, पर वो इतनी जल्दी अहान को माफ नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, नहीं मैं राजपूत बंगलो जा रही हूँ, वहीं जाकर सो जाऊंगी। वो स्लैब से उतरी, फिर अपने हाथ धोकर जाने को हुई कि अहान ने झटके से उसे गोद में उठा लिया। तारा आंखें बड़ी करते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो मिस्टर कपाड़िया, छोड़ो मुझे। अहान ने अपने कदम रोकते हुए कहा, आपने मुझे अभी मिस्टर कपाड़िया कहा ना? तारा हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ वो मुझे अहान कहने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मिस्टर कपाड़िया कहा। क्यों, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? अहान ने अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाँ मुझे प्रॉब्लम है, आप मुझे मिस्टर कपाड़िया नहीं बुला सकती, मैं अहान हूँ, सिर्फ अहान और आपका अनान और कुछ नहीं। तारा उसे पलके झपकाते हुए देख रही थी। अहान ने उसे कमरे में लाकर बेड पर लेटाया, फिर उसके बगल में खुद भी लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। तारा उसकी पकड़ से आजाद होने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, तुम्हारे वियर्ड मुझे चुभ रहे हैं, तुमने कितने दिनों से सेविंग नहीं की है? अहान झट से उससे दूर होते हुए बोला, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने तारा के सिर को अच्छे से अपने सीने पर रखा और आंखें बंद कर ली। तारा भी उसके सीने से चिपक कर सो गई थी।
आज कई दिनों बाद तारा गहरी नींद में सोई थी पर आहान के आंखों में नींद नहीं था। उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। उसने कसकर तारा को पकड़ रखा था और उसके सिर को सहला रहा था। दूसरी तरफ मिस्टर प्रताप अपने विला लौट आए थे। वो अपने कमरे में बैठा ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। उसके सामने विहान के उम्र का ही एक आदमी खड़ा था। मिस्टर प्रताप ने गुस्से से गिलास फेंकते हुए कहा, तारा, उस लड़की को मैं छोड़ूंगा नहीं। उस लड़की ने मेरे सारे सपने को पानी में मिला दिया। मैं सिर्फ उसकी वजह से अब कभी भी डेविल की कुर्सी हासिल नहीं कर सकता। कहकर उसने आंखें बंद कर ली। वो याद करने लगे कि इंडिया से लौट कर आने के बाद से उनके बिजनेस में कितना लॉस हुआ है। कई सारे शेयर होल्डर ने अपने हाथ वापस खींच लिए थे। इतने कम वक्त में उनकी कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई थी। उन्हें समझने में देर नहीं लगी थी कि ये सब तारा ने किया था। वो आहान के बेइज्जती का बदला ले रही थी। मिस्टर प्रताप ने झटके से आंखें खोली और सामने खड़े आदमी को देखते हुए कहा, मुझे उस तारा की लाश देखनी है, समझे ना? तुम जाओ और जितनी जल्दी हो सके उसे मार दो। उसे मारे बिना तुम वापस मत आना। उस आदमी ने सिर झुकाते हुए कहा, ओके डैड, जल्द ही आपको उनकी मौत की खबर सुनने को मिलेगी। मिस्टर प्रताप ने सिर हिलाया, फिर आंखें बंद कर हाथ से उसे जाने का इशारा किया। उसके बेटे ने उसे देखा, फिर कमरे से बाहर निकल गया। CH98 मैन्स लव कन्फेशन। मैन्स लव कन्फेशन। अगली सुबह कपाड़िया विला। महक की आंखें खुली तो उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। वो अपना सिर पकड़कर उठने की कोशिश करने लगी कि उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उसने झट से सिर झुकाकर खुद को देखा। खुद को देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वो कुछ सोच समझ पाती कि उससे पहले मान की आवाज आई, क्या हुआ, सर दर्द कर रहा है क्या? आवाज सुनते ही महक ने झट से सिर घुमाकर उसे देखा। मान बेड पर आधे लेटा उसे देख रहा था। उसे देख महक ब्लैंकेट से खुद को कवर करने लगी। मान उसे ऐसा करता देख मुस्कुराते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस महक, मैंने ऑलरेडी सब कुछ कई बार देख चुका हूँ। उसकी ऐसी बात सुन महक के गाल लाल हो गए थे। उसने अपना सिर झुका लिया था। कुछ पल बाद उसने कुछ कहना चाहा और कहने के लिए सिर उठाया कि मान ने उसके होठों के ऊपर अपने हाथ रख दिए और उसे देखने लगा। वो धीरे से उसके ऊपर आया और उसके बालों को साइड करते हुए बोला, तुम कल रात क्या बोल रही थी? महक को नशे की वजह से कुछ भी याद नहीं था। उसे लगने लगा था कि उसने मान को कुछ गलत कह दिया होगा। कुछ ऐसा कह दिया होगा जो उसे कभी भी नहीं कहना चाहिए था। वो धीमी आवाज में बोली, सॉरी मान जी, कल मैं होश में नहीं थी इसलिए कुछ गलत कह दिया। मुझे तो याद भी नहीं है मैंने आपसे क्या कहा और क्या हुआ। एम रियली सॉरी, दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसकी आवाज रुहासी हो गई थी। उसके आंखों से आंसू गिरने को बेताब थे। मान ने उसके चीन को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाया और कहा, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसके लिए तुम्हें माफी मांगने पड़े महक। इनफैक्ट कल रात नशे के वजह से ही सही तुमने अपने दिल की बात मुझसे कही, अपने सवाल मेरे सामने रखे। अगर कल तुमने नशे में मुझसे वो सब कुछ नहीं कहा और पूछा होता तो हम हमेशा साथ होकर भी दूर ही रहते। महक को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। वो तो अब भी घबराई हुई थी। उसे बहुत डर लग रहा था कि न जाने उसने नशे में मान से क्या कह दिया हो। मान उसका चेहरा देखकर समझ गया था कि वो क्या सोच रही है। वो महक की आंखों में प्यार से देखते हुए बोला, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और अपने इस छोटे से दिमाग में अच्छे से बैठा लो, समझी? महक ने छोटे बच्चे की तरह में सिर हिलाया तो मान ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो महक, और इसी खूबसूरती की वजह से मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला गया था। हमारा फर्स्ट टाइम तुम्हारी मजबूरी और मेरी जरूरत थी, और दूसरी बार में मैं तुम्हारी खूबसूरती में फिर से खोना चाहता था। तुमने सही कहा, मैं कभी भी एक लड़की के पास दोबारा नहीं गया था, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं था। पहली बार मुझे किसी के साथ रहने का दिल कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो तुम्हें हमेशा अपनी बाहों में भरकर रखूं, पर मैं उस वक्त अपने कुछ रीजन के वजह से अपनी फीलिंग इग्नोर कर तुमसे वो सारी बातें कह डाली। हर दिन मैं तुम्हें याद करता था, हर रोज तुम्हारे पास जाने का जी चाहता था, पर हर बार खुद को रोक लेता था। पर उस दिन नशे में मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया और आई नो मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर मैं तड़प गया था। मुझे सुकून चाहिए और मेरा सुकून सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। मैंने उसके अगले दिन ही डिसाइड कर लिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें पूरे हक और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा। पर उन सारी चीजों की वजह से मैं कभी तुमसे इस बारे में बात नहीं कर पाया, कभी अपने दिल की बात बता नहीं पाया। पर बिलीव मी, आई लव यू सो मच महक। महक मान का लव कन्फेशन सुनकर हैरान रह गई थी, पर फिर उसके होठों पर मुस्कान आ गई और वो शर्म से पलके झुकाकर मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू टू मान जी, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ रहना चाहती हूँ। मान उसके मुंह से लव यू सुनकर बहुत खुश हो गया था। वो अपने नोज को उसके नोज से रब करते हुए बोला, हम हमेशा साथ ही रहेंगे, मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा और न ही कभी तुम्हें जाने दूंगा। महक ने पलके उठाकर उसे देखा, फिर थोड़ा ऊपर उठकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। मान ने आंखें बंद कर ली थी। दोनों एक बार फिर से एक दूसरे में खोने लगे थे। दूसरी तरफ वर्षा और वंश कमरे में बैठे थे। वंश परेशान होते हुए बोला, हम तो उठ गए पर बाकी सबका क्या, वो सब कब उठेंगे? वर्षा ने कहा, मैं तारा और महक से पहले नीचे नहीं जाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम नीचे जाओ और जाकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट ले आओ, मुझे अब भूख लगने लगी है। वंश ने कहा, मैं भी नीचे नहीं जाने वाला हूँ। उसकी बात पर वर्षा उसे आंखें दिखाते हुए बोली, चुपचाप जाओ नीचे और जब तारा या महक में से कोई आ जाए तब मुझे मैसेज कर देना, फिर मैं भी आ जाऊंगी। वंश लेके जाना नहीं चाहता था। वो जानता था अब तक विहान और मोनिका को पता चल चुका होगा कि उनकी त्रिदेवियां यानी कि उनकी होने वाली तीनों बहू शादी से पहले उनके तीनों अनरोमांटिक बेटों से मिलने आई है। इसलिए उसे विहान और मोनिका के पास जाने में बहुत शर्मा रही थी, पर वर्षा की धमकी मिलने पर बेचारे के पास और कोई ऑप्शन नहीं रह गया था। उसने एक नजर वर्षा को देखा तो उसने उसे ऑल दी बेस्ट का इशारा किया। वंश ने पलके झपकाई और एक गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर निकल गया।
उसके जाने के बाद वर्षा हाथ जोड़ते हुए बोली, हे भगवान प्लीज तारा को उठा देना। महक का तो मैं जानती हूँ वो आ ही जाएगी, पर तारा, उसका कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कर दे। पता नहीं अब हम बाबा से क्या कहेंगे, क्या बताएंगे उन्हें कि हम सारी रात कहाँ थे। CH99 करोगे न मेरा इंतजार। कपाड़िया विला। तारा ने अपनी आंखें खोली। वो अपनी आंखें मलते हुए उठने को हुई कि उसे अपने कंधे पर कुछ महसूस हुआ। उसने सिर झुका कर देखा तो उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। आहान ने उसके कंधे पर सिर रखा हुआ था। उसका एक हाथ तारा के कमर पर था, जिससे उसने तारा को अपने करीब चिपका रखा था। तारा के लिए आज की सुबह बहुत खूबसूरत थी। वो हमेशा यही तो चाहती थी कि वो जब भी अपनी आंखें खोले उसे सबसे पहले आहान का चेहरा दिखे। वो प्यार से पलके झपकाते हुए उसे देखने लगी थी, तभी आहान की आवाज आई, और कितनी देर देखना है स्टार। आहान की आवाज सुनकर तारा आंखें बड़ी करते हुए बोली, तुम जाग रहे हो अना डॉट आई मीन आहान। आहान उसके ऊपर आते हुए बोला, मैं आपके जागने का वेट कर रहा था। उसके करीब आने से तारा की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने कहा, हम्मम अब मैं जाग गई ना, अब हटो मेरे ऊपर से, मुझे जाना है। आहान ने उसकी बात पर उसके नोज पर किस करते हुए कहा, और माफी कब देगी आप स्टार। आपके मुंह से आहान सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आप मुझे अपना अनान कहकर कब बुलाएगी। तारा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने भी तो मुझे बहुत इंतजार करवाया था न, तो अब तुम्हारी बारी। तुम्हें भी तो मालूम चलना चाहिए न कि जब दिल दुखता है तो कैसा लगता है। आहान ने उसकी बात पर एक गहरी सांस ली, फिर उसके माथे से अपना माथा लगाते हुए कहा, ठीक है, आप मुझसे नाराज रह सकती है पर दूर नहीं जा सकती स्टार। आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। तारा ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम भी, भला तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी, और तुम भी कहीं मत जाना। अगर मैं कहीं गई भी तो तुम मेरा इंतजार करना, मैं जरूर लौट कर आऊंगी। बोलो करोगे न मेरा इंतजार। आहान ने हाँ में सिर हिलाया, फिर उसके होठों पर एक लाइट किस करके उसके ऊपर से हट गया। नीचे हॉल में मोनिका टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही थी, वहीं विहान अपनी चेयर पर बैठे वंश को घूरे जा रहे थे। वंश की हालत खराब हो चुकी थी। वो सिर झुकाए बैठा था। उसने मन में कहा, मान भाई कहाँ हो आप, और तारा भाभी आप कहाँ हो। अब सिर्फ आप ही मुझे डैड से बचा सकते हो। वर्षा बेचारी कब से कमरे में बैठी ब्रेकफास्ट का वेट कर रही है, पर मुझसे तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। तभी वहां मान आया और अपनी चेयर पर बैठ गया। महक भी शर्म के कारण उसके साथ नहीं आई थी, पर उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मान भी जल्द से जल्द खाना लेकर कमरे में जाना चाहता था। वो एक प्लेट में घी के पराठे रखने लगा तो विहान ने कहा, मान ये तुम क्या कर रहे हो, घी के पराठे क्यों ले रहे हो बेटा। तुम्हें तो घी पसंद ही नहीं है, तुम्हारे लिए हेल्थी फूड रेडी है, तुम वो खाओ ना बेटा। मान के हाथ अपनी जगह पर ही रुक गए थे। वो परेशान होकर उन्हें देखने लगा था, पर उस बेचारे के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने सिर हिलाया और अपना ब्रेकफास्ट सर्व करने लगा। उसने सर्व करते हुए वंश को देखा तो वंश ने भी उसे इशारे से अपनी बात कह डाली। बेचारे दोनों भाई एक ही नाव में सवार थे। उन दोनों की प्रेमिकाएं कमरे में भूखी बैठी उनके खाना लाने का वेट कर रहे थे। मान ने इशारे से कहा, देख क्या रहा है, कुछ बहाना सोच। वंश ने भी इशारे से जवाब दिया, मैं क्या बहाना सोचो, अब तो बस जल्दी से तारा भाभी आ जाए, क्योंकि अब वही सब कुछ संभाल सकती है। मान ने भी उसकी बात पर सहमति जताई, फिर दोनों अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। उसी वक्त आहान डाइनिंग टेबल के पास आया और मोनिका को देखने लगा। उसे देखकर मोनिका का चेहरा एक बार फिर से गुस्से से भर गया था। आहान कुछ कहता उससे पहले तारा की आवाज आई, अरे तुम मुझे छोड़कर क्यों चले आए थे, थोड़ी देर मेरा वेट नहीं कर सकते थे क्या। तारा सीढ़ियों से उतरते हुए बोल रही थी। वो डाइनिंग टेबल के पास आई और एक चेयर पर बैठ गई। उसने आहान को खड़ा देखा तो कहा, तुम खड़े क्यों हो, बैठो, खाना नहीं खाना क्या तुम्हें। आहान ने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं स्टूडियो जा रहा हूँ, अर्जेंट कॉल आया था, आप खाओ मैं चलता हूँ। कहकर वो जाने को हुआ कि तारा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे बिना खाए जा सकते हो तुम, मासा और मम्मा ने कहा था घर से बिना खाए नहीं निकलते, तुम भी कुछ खाकर ही जाओ है, एन सासू माँ की सौतन, आप भी बोलो न। आहान ने एक नजर मोनिका को देखा, फिर तारा को चुप करवाना चाहा कि मोनिका ने मान के प्लेट में खाना सर्व करते हुए कहा, तुम्हारी बीवी सही तो कह रही है, घर से बिना खाए नहीं जाते, कुछ ही दिन के लिए यहाँ आए हो तो यहाँ के तौर तरीकों को सीखो और अपनाओ, वरना सब कहेंगे मैंने ही तुम्हें खाने को कुछ नहीं दिया। मोनिका की ऐसी बात सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगे थे। सबसे ज्यादा शॉक तो विहान रह गया था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। आहान ने मना नहीं किया और मोनिका की बात मानकर एक चेयर पर बैठ गया। मोनिका तारा के प्लेट में खाना सर्व करके उसके पास गई और उसके प्लेट में भी खाना सर्व करने लगी। सब उसे बेयकीनी से देख रहे थे। तारा ने वहाँ महक और वर्षा को नहीं देखा तो कहा, अरे मेरी दोनों बहनें, मेरी दोनों दोस्त और मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ कहाँ चली गई। CH100 अपनी रातें हसीन करना छोड़ दो। कपाड़िया विला। तारा ने आसपास देखते हुए कहा, मेरी दोनों दोस्त, मेरी दोनों बहनें और मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ कहाँ है। उसकी बात पर सब उसे कंफ्यूज होकर देखने लगे थे। मोनिका ने कंफ्यूज होते हुए कहा, तुम मेरे घर किसके किसके साथ आई हो, तुम्हारी दोनों दोस्त, तुम्हारी दोनों बहनें और तुम्हारी दोनों सिस्टर इन लॉ, यानी 6 लड़कियां तुम्हारे साथ आई है, पर वो सारी है कहा। वंश ने भी सोचते हुए कहा, आपके साथ तो वर्षा और महक भाभी आई है ना, और 4 कौन आई है और कहाँ है, मैंने तो उन्हें नहीं देखा।
तारा आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोली, तुम देख कर भी क्या करोगे? तुम्हारे पास मेरी बहन वर्षा है ना, तुम सिर्फ उसे ही देखा करो। खबरदार जो तुमने मेरी बहन के अलावा और किसी को देखा, वरना तुम्हारी आंखें किसी को देखने के लायक नहीं रहेगी। वंश ने उसकी बात सुन अपना सलाइवा गटका फिर झट से हाँ में सिर हिला दिया। तारा ने फिर मान को देखा और कहा, और तुम मान कपाड़िया, तुम भी दूसरी लड़कियों के साथ अपनी रातें हसीन करना छोड़ दो। तुम्हारे पास अब मेरी दोस्त और मुंह बोली बहन महक है। अगर तुमने अब उसके अलावा और किसी के साथ कुछ भी करने का सोचा भी तो मैं तुम्हें कुछ करने लायक नहीं छोड़ूंगी। आहान ने अपना सिर पीट लिया था, वहीं मान ने एम्बेलिस होकर अपना सर झुका लिया था और मोनिका उसकी तो आंखें बाहर आने को हो गई थी। वो तारा को देखते हुए मन में बोली, बड़ी बेशर्म लड़की है ये तो, अपने ससुर के सामने ऐसी बातें कौन करता है। हे भगवान, पता नहीं ये लड़का इसे कैसे झेलता है। वहीं विहान को तो बहुत हंसी आ रही थी पर वो हंस नहीं सकते थे। उन्होंने कहा, मान तारा सही कह रही है, अब से तुम ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते हो। अब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी पत्नी आ गई है, उसके साथ हमेशा ऑनेस्ट रहो। एक लड़की अपना सब कुछ बांट सकती है पर अपने पति को कभी नहीं बांट सकती, समझे? मान ने हाँ में सिर हिलाया और सिर झुका कर अपना खाना खाने लगा। पर तारा को कहाँ चैन था। वो उसके हाथ पर मारते हुए बोली, हे कितने क्रूरल और हार्टलेस हो तुम। तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है और तुम उसे खिलाए बिना खा रहे हो। जाओ और उसे बुला लाओ, और तुम भी वंश जाओ और वर्षा को बुला लाओ। बेचारी उन दोनों को भी भूख लग गई होगी। वंश और मान ने एक दूसरे को देखा, फिर साथ में बोले, मैं उसका खाना कमरे में ले जाता हूँ। वो खड़े होने लगे कि विहान ने उन्हें रोकते हुए कहा, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं मैड को बोलता हूँ, वो उन दोनों को बुला लाएगी। कहकर उन्होंने एक मैड को आवाज लगाई और उन्हें वर्षा और महक को बुलाने के लिए भेज दिया। तारा ने खाना चबाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, तुम दोनों को बहुत फिक्र हो रही है उनकी। कहीं कमरे में जाकर उन्हें अपने हाथ से तो खाना खिलाने का प्लान नहीं था तुम दोनों का? उसकी ऐसी बात सुनकर दोनों के कान लाल हो गए थे। वो दोनों अपने डैड के सामने ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनका मन कहीं भाग जाने को कर रहा था। पर विहान को तारा की नादानी भरी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ देर बाद महक और वर्षा भी सबके साथ बैठी खाना खा रही थी। मान और वंश दोनों को हैरानी से देख रहे थे। कुछ समय पहले इन्हीं दोनों लड़कियों ने कहा था कि वो कैसे नीचे जाकर सबके साथ खाना खा सकती हैं। विहान और मोनिका उनके बारे में क्या सोचेंगी, पर अभी देखो, दोनों की दोनों पूरी दुनिया भूलकर अपना खाना खा रही थी, ऐसे जैसे कि जन्मों से उन्हें खाना न मिला हो। महक मान के बगल में बैठी थी। मान ने उससे धीरे से कहा, तुम तो कमरे में कह रही थी कि तुम सबके सामने नहीं आ सकती हैं। सब तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, पर अभी तो तुम सब कुछ भूलकर अपने खाने पर टूट पड़ी हो। महक उसके कहने पर सीधी बैठ गई। वो धीमी आवाज में बोली, सॉरी मान जी, पर मैंने कल रात भी ठीक से खाना नहीं खाया था और कल रात के बाद आज सुबह भी आपने वो सब किया तो मैं थक गई और मुझे बहुत जोरों की भूख लग गई। अचानक महक को रियलाइज हुआ कि उसने फ्लो में क्या कह दिया मान से। उसके गाल लाल हो गए थे। मान ने उसे देखा, फिर हल्का मुस्कुराते हुए बोला, बाद में शर्माना, अभी खाना खाओ और हाँ, नेक्स्ट टाइम से भूखे मत रहना। अगर भूख लगे तो मुझे जरूर बताना। महक ने हाँ में सिर हिलाया, फिर अपना खाना खाने लगी। वंश तो वर्षा को मुंह खोले देख रहा था। वर्षा उसे पूरी तरह इग्नोर किए अपना खाना खा रही थी। आखिर थी तो वो भी तारा की बहन, उसके लिए भी खाना सबसे ज्यादा जरूरी था। मोनिका ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, ये लड़की अकेली नहीं, अपनी पूरी टोली लेकर आई थी। वो भी सबके साथ बैठी अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। विहान सबको देख रहे थे। आज उन्हें अपनी फैमिली पूरी लग रही थी, पर तभी उन्होंने आहान को देखा जिसने एक बार भी सर नहीं उठाया था। उसने आज तक उनसे बात तक नहीं की थी। विहान ने एक गहरी सांस लेते हुए मन में कहा, पता नहीं कभी तुम मुझे माफ कर भी पाओगे या नहीं। इधर जहां सारे लोग खुश होकर बैठे खाना एंजॉय कर रहे थे, वहीं दिव्या अपने कमरे में बैठी थी। उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और रॉय उसके सामने टहलकदमी कर रहा था। उससे दिव्या का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर गलती भी तो उसने ही करी थी। उसने हिम्मत जुटाई और दिव्या के पास जाकर खड़ा हो गया। CH 101 रॉय और दिव्या का एक होना। राजपूत बंगलो। दिव्या अपने कमरे में बैठी रो रही थी। रॉय ने हिम्मत करते हुए उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। वो बहुत घबराया हुआ था, पर बात करना जरूरी था। वो बोला, दिव्या जी आप प्लीज रोना बंद कीजिए, शांत हो जाइए। सारी गलती मेरी है, मैं कल रात नशे में था, पता नहीं कैसे आपके कमरे में चला आया। और दिव्या ने बीच में ही रोते हुए कहा, आप नशे में थे पर मैं तो होश में थी ना, फिर भी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे आपको रोकना चाहिए था। कहते हुए वो कल रात की बात याद करने लगी। फ्लैशबैक। रॉय अपनी बालकनी में खड़ा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसने तारा, महक और वर्षा को घर से निकलते हुए देखा। उन्हें साथ में जाता देख उसे समझने में देर नहीं लगी कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपने कमरे में चला गया और कुछ बियर की बोतल लेकर वापस कमरे में आ गया। रॉय 40 साल का था और वो हमेशा से अकेला रहता था। तारा और आहान को देखकर अब उसे भी शादी करने और अपनी तन्हाई साथी लाने का दिल करने लगा था। वो चांद को देखते हुए बियर पीने लगा। कुछ देर बाद उसे नशा चढ़ने लगा था, पर तब भी वो पिए जा रहा था।
तभी उसकी नजर गार्डन में टहल रही दिव्या पर पड़ी। दिव्या ने प्लेन लाल साड़ी पहन रखा था। उसके बाल खुले हुए थे जो हवा में लहरा रहे थे। वो इस वक्त बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। रॉय उसे अपनी नशीली आंखों से देख रहा था। कुछ पल बाद दिव्या गार्डन से बंगलो के अंदर जाने लगी। उसे जाता देख रॉय भी अपने कमरे से बाहर निकल आया और दिव्या के कमरे में जाने लगा। दिव्या ने जस्ट ही अपने कमरे के दरवाजे को बंद किया था कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज सुन वो खुद से बोली, इस वक्त कौन आया है? दिव्या ने दरवाजा खोला तो उसे अपने सामने रॉय खड़ा दिखा। उसे देखकर वो बोली, आप इस वक्त यहाँ, कुछ चाहिए था क्या आपको? रॉय ने प्यार से उसे देखते हुए कहा, हाँ चाहिए था दिव्या जी। दिव्या ने उसे ध्यान से देखा तो वो समझ गई कि रॉय ने ड्रिंक की है और इस वक्त वो नशे में है। उसने पूछा, कहिए क्या चाहिए आपको? रॉय ने दरवाजे पर हाथ रखा और कमरे के अंदर आते हुए बोला, मुझे आप चाहिए दिव्या जी, मैं आज आपके साथ सोना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ सोने दीजिए। दिव्या उसे आंखें फाड़े देखने लगी थी। उसने मन में कहा, ये नशे में कैसी कैसी बातें कर रही हैं, मेरे साथ सोना चाहते हैं, इसे क्या मतलब? ये कोई छोटे बच्चे थोड़ी है जिन्हें अकेले सोने में डर लग रहा है। दिव्या उसे कुछ बोल पाती उससे पहले रॉय ने उसे अपने गले से लगा लिया। उसने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया था। न चाहते हुए भी दिव्या को उसकी बात माननी पड़ी और दोनों बेड पर चले आए। दिव्या सीधी सोई थी और ने उस पर अपना कब्जा जमा रखा था। उसने अपने एक पैर को उसके पैरों के ऊपर रखा था और अपने एक हाथ से उसके कमर को पकड़ रखा था। उसका सिर दिव्या के सीने पर था। दिव्या को बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। रॉय की गर्म सांसें वो खुद पर महसूस कर रही थी। रॉय आंखें बंद किए लेटा था पर उसे अब भी नींद नहीं आ रही थी। उसके हाथ अपने आप दिव्या के कमर पर चलने लगे। उसके ऐसा करते ही दिव्या सिहर उठी। उसने उसके हाथ को झट से पकड़ लिया और कहा, आप क्या कर रही हैं, चुपचाप सो जाइए। रॉय ने सिर उठाकर उसे देखा और छोटे बच्चे की तरह बोला, पर मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सोना चाहता हूँ पर सो नहीं पा रहा, क्या करूँ मैं? तभी उसकी नजर दिव्या के लाल होठों पर पड़ी। दिव्या उसे कैसे सुलाए ये सोच रही थी पर अचानक ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। रॉय ने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए थे। वो बहुत प्यार से धीरे धीरे उसे सॉफ्ट किस कर रहा था। दिव्या उसे रोकना चाहती थी, उसे खुद से दूर करना चाहती थी। उसने रॉय के कंधे पर हाथ रखा ताकि वो उसे धक्का दे सके पर रॉय का स्पर्श उसे बहका रहा था। वो रॉय को और महसूस करना चाहती थी। उसके हाथ जो रॉय को खुद से दूर करने के लिए उसके कंधों पर गए थे वो उसके कंधों से होते हुए उसके बालों में चले गए। दिव्या ने आंखें बंद की और रॉय के प्यार में डूबने लगी। रॉय नशे में होने के बावजूद उसके साथ बहुत सॉफ्ट और जेंटल था। जिस प्यार का एहसास जो सालों से करना चाहती थी, जिसके लिए वो पल पल तरसी थी, आज रॉय उसे उसी प्यार से रो करवा रहा था। शायद यही वजह थी कि दिव्या ने सब कुछ भूलकर खुद को उसके हाथों में सौंप दिया था। कुछ देर बाद उनके कपड़े बेड से नीचे पड़े हुए थे और एक दूसरे में खो चुके थे। फ्लैशबैक एंड। दिव्या का रोना बंद हो चुका था पर उसने अब तक अपनी आंखें नहीं उठाई थी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे रॉय से नजरें मिलाने में शर्म आ रही थी। वो सोच रही थी कि रॉय उसके बारे में क्या सोचता होगा। वहीं रॉय से अब और रहा नहीं गया। उसने दिव्या के दोनों हाथों को पकड़ा और उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोला, दिव्या जी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज आप रोकर मुझे खुद को गुनहगार मानने के लिए मजबूर मत कीजिए। जो भी हुआ वो प्यार और नशे में हुआ और अगर किसी की गलती है भी तो मेरी है। मैं इसके लिए आपसे फिर से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए पर मुझसे नफरत मत कीजिए, मुझे देखिए। दिव्या ने उसकी बात सुन पलके उठाकर उसे देखा। रॉय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, हम जल्द ही शादी कर सकते हैं, अगर आपकी हाँ हो तो क्या आप मुझसे शादी करेगी? दिव्या की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई थी। उसने हाँ में सिर हिलाया तो रॉय के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल गई। पर तभी दिव्या ने कहा, पर हम भाई सा को इतनी जल्दी शादी के लिए कैसे मनाएंगे? उन्होंने कहा था वो आपसे बाद में इस बारे में बात करेंगे। रॉय ने इस पर कहा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, पता नहीं उनका बाद में कब आएगा। मैं लिटिल डेविल को बोलता हूँ, उनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। दिव्या ने हाँ में सिर हिलाया तो रॉय ने झट से उसे अपनी बाहों में भर लिया। CH 102 तारा वर्सेस मोनिका। कपाड़िया विला। तारा बाहर खड़ी वर्षा और महक का वेट कर रही थी। दोनों वंश और मान के साथ बात करने में बिजी थी। आहान वहां से जा चुका था, इसलिए तारा अकेले खड़ी उन्हें देख रही थी। मोनिका ने उसे देखा तो वो उसके पास चली आई। तारा का ध्यान वंश और वर्षा पर था। वो दोनों महक और वर्षा से मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। उनकी आंखों में उनका प्यार नजर आता था। तारा के होठों पर भी एक छोटी सी मुस्कान थी। वो भी तो यही चाहती थी कि आहान उसे भी यूं ही प्यार से देखें और उसकी बातें सुने। मोनिका उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। उसने वर्षा और महक को देखते हुए कहा, ये दोनों बहुत लकी है, न इन्हें इतना प्यार करने वाला पार्टनर मिल रहा है जो न सिर्फ इनसे प्यार करता है बल्कि उन्हें खुद से पहले रखता है। तारा ने तिरछी नजर से उसे देखा पर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मोनिका आगे बोली, पर सबका नसीब एक जैसा कहाँ होता है, कुछ लोग तो साथ होकर भी साथ नहीं होते, जैसे कि तुम खुद को ही देख लो।
तुम्हें नहीं लगता आहान को तुमसे कोई प्यार वायर नहीं है? वो तुमसे शादी बस इस बच्चे के वजह से कर रहा है। मैंने तो आज तक उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नहीं देखा, सिर्फ इज्जत और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही दिखता है उसकी आंखों में, प्यार का तो कहीं नामो निशान नहीं है। तारा के होठों पर उसकी बात सुन हल्की मुस्कान आ गई थी। मोनिका को उसके मुस्कुराहट की वजह समझ नहीं आ रही थी। वो तो उसके दिमाग में आहान के लिए शक पैदा करने आई थी, पर यहाँ तो जैसे तारा उसकी बातों पर ही हंस रही थी। उसने कहा, तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है क्या? तारा ने इस पर हंसते हुए कहा, अरे नहीं मेरी सासू माँ की सौतन, मुझे आपकी बातों पर पूरा यकीन है। इनफैक्ट आप कह रही है तो बिल्कुल सही ही होगा, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कुछ लोग साथ होकर भी साथ नहीं होते, इस कैटेगरी तो मेरे साथ आप भी तो शामिल हैं। आखिर आप भी फादर इन लॉ के साथ इतने सालों से रहती आई है, पर मुझे और आपको क्या, पूरी दुनिया को पता है उन्हें आपसे कोई प्यार वायर नहीं है, वो तो सिर्फ मान और वंश के कारण आपके साथ रहते हैं। तारा का सीधा जवाब सुन मोनिका का चेहरा देखने लायक हो गया था। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली थी। आखिर तारा कह तो सच ही रही थी। विहान के दोस्तों और कुछ करीबी रिश्तेदार और बिजनेस पार्टनर को भी पता था कि उनका पहला प्यार कोई और थी, वो जिनसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। तारा यहीं चुप नहीं हुई, वो आगे बोली, पर मुझ में और आप में एक बहुत बड़ा फर्क है, पता है क्या? कहते हुए वो उसके तरफ पलटकर खड़ी हो गई। मोनिका ने उसे देखा तो वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोली, आहान के दिल में मेरे लिए इज्जत बचपन से है, भले प्यार हो या न हो, पर जिम्मेदारी के वजह से ही सही उसने हमेशा मुझे खुद से आगे रखा है, मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता है। मेरी छोटी सी चोट पर मुझसे ज्यादा दर्द उसे होता है। मैं उसकी आदत जैसी हूँ, मुझे देखे बिना न उसकी सुबह होती है और न ही शाम। हाँ मैं उसकी जिम्मेदारी हूँ, पर मैं एक ऐसी जिम्मेदारी हूँ जो उसकी सांसों से जुड़ी हुई है। मेरा बच्चा न भी होता तब भी वो मेरी इतनी ही केयर करता जितनी की अभी करता है। और एक राज की बात बताऊं, कहते हुए वो मोनिका के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई। मोनिका उसकी आंखों में देख रही थी। तारा ने भी उसकी आंखों में देखते हुए पूरे विश्वास से कहा, अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसा दिन आया जब मैं उसके साथ न रही, तब आप उसकी हालत देखना, आप देखना वो जीते हुए भी जिंदा नहीं रहेगा, मुझे पागलों की तरह ढूंढेगा, यहाँ तक कि मुझे बचाने के लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। पर क्या फादर इन लॉ इनमें एक भी चीज आपके लिए कर सकते हैं? मोनिका के दिल में एक दर्द सा उठने लगा था। वो जानती थी आहान के लिए तारा कितनी जरूरी है, पर वो विहान के लिए कोई मायने नहीं रखती है। विहान के लिए सिर्फ वो उसकी पत्नी और उसके बेटों की माँ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तारा ने आगे कहा, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती सासू माँ की सौतन, पर सच तो सच होता है ना, आप सासू माँ की सौतन है जो फादर इन लॉ के जिंदगी में धोखे से आई थी। आप कभी भी सासू माँ की जगह नहीं ले सकती, चाहो तो कोशिश कर सकती हो जो कि सालों से करती आ रही हो, पर हाँ आप उनके खाली दिल में थोड़ी जगह तो बना ही सकती हो, आखिर इतनी भी बुरी नहीं हो आप। कहकर उसने मोनिका को एक लुक दिया, फिर अपने आंखों पर सन ग्लासेस लगाकर अपनी कार में बैठ गई। मोनिका उसकी बातों को सोचने लगी थी, वो उसकी बातों में ही खो चुकी थी। तारा ने कार की हॉर्न बजाते हुए कहा, तुम लोगों का हो गया तो आ भी जाओ, वरना साथ में ही आ जाना। भूल गए क्या आज हम सबकी हल्दी है? उसकी बात सुन चारों ने उसे देखा। वो तो सच में भूल चुके थे कि आज उनकी हल्दी है। वर्षा और महक ने जल्दी से उन्हें बाय कहा और झट से कार में आकर बैठ गई। उनके बैठने पर तारा ने कार स्टार्ट की और वहां से निकल गई। उनके जाने पर मान और वंश भी अंदर चले गए, पर मोनिका अब भी अपनी जगह पर ही खड़ी रही। उसके कानों में तारा के शब्द गूंजने लगे थे, जिनमें से एक लाइन उसके दिल को चीर रही थी, आप सासू माँ की सौतन ही रहेगी, आप कभी भी सासू माँ नहीं बन सकती। आपने धोखे से उनकी जगह ली थी, आप सिर्फ उनकी पत्नी और उनके बेटों की माँ है और कुछ भी नहीं। यही सब सोचते हुए उनका सिर घूमने लगा था। उन्हें चक्कर आ गया और वो वहीं गिर पड़ी। CH 103, मैं अभी फेरे ले लूं। कपाड़िया विला। मोनिका को होश आया तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। उसके सामने मान और वंश के साथ विहान खड़े थे और एक डॉक्टर उनके पास खड़ी थी। डॉक्टर ने उन तीनों से कहा, स्ट्रेस की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था, पर अब ये ठीक है। मैम आप स्ट्रेस मत लीजिए और अपने खाने पीने का ध्यान रखें, वरना आप और वीक हो सकती है, और आप इन्हें नींबू पानी दे ताकि ये बेटर फील करे। मोनिका ने धीरे से सिर हिलाया तो डॉक्टर वहां से चली गई। उसके जाने पर मोनिका बेड से टिककर बैठ गई। वंश उसके पास जाकर बैठ गया। उसने उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मॉम आपको किस बात का स्ट्रेस है, क्या हुआ है? आपके और डैड के बीच सब ठीक तो है ना? मोनिका ने एक नजर विहान को देखा, फिर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तभी कमरे में एक मैड नींबू पानी लेकर आई और मोनिका को देते हुए बोली, मैम ये आहान सर ने दिया है, उन्होंने कहा इसे पीने से आप बेटर फील करेगी। वंश ने गिलास लेते हुए कहा, आहान भाई ने ही आपको बाहर बेहोश देखा था, उनके कुछ पेपर छूट गए थे जिसे लेने वो वापस आए, पर उन्होंने आपको बेहोश देखा तो आपको अंदर लेकर आए, फिर डॉक्टर को भी कॉल कर दिया और अब देखिए नींबू पानी भी भिजवा दिया। वो मैड हल्का मुस्कुराते हुए बोली, सर उन्होंने इस नींबू पानी को खुद बनाया है और नीचे परेशान होकर चहलकदमी कर रही हैं। मैं उन्हें बता देती हूँ कि मैम अब बिल्कुल ठीक है। वंश ने ओके कहा तो वो मैड वहां से चली गई। वंश ने मोनिका को देखा जो किसी सोच में गुम थी।
वंश ने उसके होठों के पास गिलास ले जाते हुए कहा, मॉम आप सोचा मत करो वरना फिर से बेहोश हो जाओगी, लीजिए नींबू पानी पीजिए। मोनिका ने उसे देखा फिर नींबू पानी पीने लगी। उसने नींबू पानी खत्म कर गिलास टेबल पर रखा कि विहान ने कहा, मान और वंश अब तुम्हारी मॉम ठीक है, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और रेडी हो जाओ, कुछ देर बाद हमें राजपूत बंगलो के लिए भी निकलना होगा। दोनों ने उसके कहने पर सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाने पर विहान ने एक नजर मोनिका को देखा फिर अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही मोनिका के आंखों से आंसू की कुछ बूंदें उसके गालों पर लुढ़क आई और वो वॉशरूम के दरवाजे को देखने लगी। मान और वंश नीचे आए तो उन्हें आहान उसी मैट के साथ दिखा जो मोनिका के कमरे में कुछ देर पहले गई थी। वो उसे मोनिका की हेल्थ के बारे में बता रही थी। आहान ने सिर हिलाया तो वो मैट किचन में चली गई। उसके जाने पर आहान ने सिर उठाकर मोनिका के कमरे को देखा फिर अपनी नजरें फेरी की उसे मान और वंश दिख गए। वंश ने कहा, आपको मॉम की फिक्र हो रही थी तो आप कमरे में क्यों नहीं आए, उन्हें कमरे में पहुंचाकर बाहर क्यों निकल गए थे आप? आहान ने कहा, इस पर धीमी आवाज में कहा, उन्हें मेरा उनके कमरे में जाना पसंद नहीं आता इसलिए। मान उसे ही देख रहा था। कहीं न कहीं वो उसकी अनकही बातें समझ रहा था। आहान ने कहा, मैं चलता हूँ। वो जाने को हुआ कि वंश ने पीछे से कहा, आज हमारी हल्दी है और आप काम पर जा रहे हो। आहान ने कहा, मैं टाइम पर आ जाऊंगा पर मेरा जाना जरूरी है। कहकर वो झट से बाहर निकल आया। मान को उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द दिख रहा था। उसने कुछ सोचकर अपना फोन निकाला और अपने कमरे में चला गया। इधर तारा राजपूत बंगलो में आ चुकी थी। इस वक्त वो हल्दी के लिए रेडी हुई गार्डन में बैठी थी और उसके सामने रॉय सिर झुकाए खड़ा था। रॉय ने उसे सारी बातें बता दी थी। उसकी बात सुनकर तारा ने सिर घुमाकर दिव्या को देखा जो अपनी बालकनी में खड़ी थी। तारा के देखते ही वो हड़बड़ा गई और इधर उधर देखने लगी। तारा ने फिर से रॉय को देखा और कहा, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आपने तो मेरे भरोसे को, मेरे नाम को मिट्टी में मिला दिया। रॉय उसकी डायलॉग बाजी सुनकर बोला, लिटिल डेविल अब हो गया न जो होना था, आप प्लीज कुछ भी करो और मेरी भी शादी जल्द से जल्द करवा दो। तारा ने कहा, कुछ भी करूं मतलब मैं आपकी शादी करवाने के लिए कुछ भी कर सकती हूं न? रॉय ने झट से कहा, हाँ हाँ आप कुछ भी कर सकती हैं, आपकी और आहान की तो शादी हो चुकी थी पर मेरी और दिव्या जी की शादी नहीं हुई है। मैं नहीं चाहता किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता चले और उन पर किसी भी तरह की उंगली उठे, आप समझ रही है ना, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। तारा ने कुछ सोचते हुए सिर हिलाया और कहा, चलिए अंदर चलते हैं। रॉय ने इस पर कहा, अंदर क्यों जाना है, आप पहले कोई प्लान तो बना लीजिए। तारा खड़ी होते हुए बोली, आपको शादी करनी है कि नहीं? रॉय ने कहा, करनी है, मुझे तो कोई अभी बोले तो मैं अभी दिव्या जी के साथ फेरे ले लूं। तारा ने इस पर मुस्कुराते हुए कहा, तो बस अब चले अंदर, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। रॉय को कुछ तो गड़बड़ लगी पर फिलहाल उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए वो चुपचाप तारा के साथ अंदर चला आया। तारा चुप होकर चल रही थी पर रॉय खुद में ही बड़बड़ाते हुए जा रहा था। दिव्या ने भी उन्हें अंदर जाते देखा तो वो भी कमरे से बाहर निकल आई और ऊपर से ही उन्हें देखने लगी। तारा ने जैसे ही हॉल में कदम रखा वो ऊंची आवाज में बोल पड़ी, अंकल आप बार बार एक चीज की ही जिद मत करो। CH 104, आप अंकल को अडॉप्ट कर लो। राजपूत बंगलो। तारा अंदर आते हुए बोली, अंकल आप बार बार एक ही चीज की जिद मत करो। हॉल में सारे लोग बैठे थे। कुछ गेस्ट भी आ चुके थे जो वहीं मौजूद थे। निंसी और रिमी का पूरा परिवार भी था। सबने तारा की आवाज सुनी तो सब उसे देखने लगे। वहीं रॉय, वो तो पलके झपकाते हुए तारा को देख रहा था। उसे समझ नहीं आया था कि तारा ने ऐसा क्यों कहा। वो पूछने को हुआ कि तारा ने कहा, हाँ हाँ जानती हूँ आप क्या कहने वाले हो, चलो मैं आज आपका रिश्ता पक्का कर ही देती हूँ। कहकर वो वहां से सीधे अवदान के पास चली आई। अवदान एक सिंगल सोफे पर बैठे थे। उनके पीछे दिलीप खड़े थे। तारा उनके पास आई और सोफे के आम पर बैठते हुए बोली, दादू आपको पता है रॉय अंकल को भी हमारे साथ शादी करनी है। वो कह रहे हैं कि वो मुझसे और आहान से बड़े हैं, इनफैक्ट वो तो सारे कुंवारों में से सबसे बड़े हैं, इस नाते उनकी शादी सबसे पहले होनी चाहिए थी पर यहाँ तो बाबा सा ने बात करते हैं, कहकर बात ही नहीं की। फिर उसने देवांश को देखा फिर कहा, बाबा सा आप बताओ आपने इनसे बात क्यों नहीं की? आपको पता है ये कह रहे थे कि आप इनके बारे में भूल गए हो, आप भूल गए हो कि एक बंदा आपकी छोटी बहन से दिलो जान से बेशुमार प्यार करता है। ये कह रहे थे कि आपको उनकी फिक्र ही नहीं है। ये तो ये भी कह रहे थे कि दिव्या बुआ मुझसे, वर्षा से और नीरज भाई और रोशन भाई हमसे सबसे बड़ी है, इसलिए देखा जाए तो आपको सबसे पहले बुआ की शादी करवानी चाहिए थी। पर शायद आप उन्हें पसंद नहीं करते और आप दिव्या बुआ के लिए किसी और को ढूंढ रहे हो, इसलिए आपने अब तक उनके रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं कहा। तारा की बात सुन रॉय बेहोश होने वाला था। उसे यकीन नहीं हो रहा था तारा इतना सारा झूठ भी बोल सकती थी। भला उसने कब इनमें से एक भी लाइन कही थी? उसका मन वहां से भाग जाने को कर रहा था। उसे अपने ऊपर सबकी नजरें महसूस हो रही थी। इस वक्त वो एम्बेरस फील कर रहा था और मन में खुद को ही कोस रहा था कि आखिर क्यों उसने तारा से मदद मांगी थी। वहीं दिव्या आंखें बड़ी किए कभी रॉय तो कभी तारा को देखती। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि रॉय ने उससे ऐसा कुछ कहा होगा।
अवदान ने रॉय को घूर कर देखा, फिर देवांश को देखकर बोले, तुम इनकी भी शादी क्यों नहीं करवा देते, या वाकई तुम्हें लगता है कि रॉय दिव्या के लायक नहीं है। देवांश भी रॉय को ही देख रहा था। उसने कहा, ऐसा नहीं है, मुझे रॉय हमारी दिव्या के लिए पसंद है, पर क्या? रॉय ने झट से सिर उठाकर पूछा तो दिलीप ने दांत पीसते हुए कहा, कंट्रोल योर सेल्फ रॉय, तुम शादी के लिए इतने उतावले क्यों हो रही हो? दिलीप के कहते ही रॉय ने वापस अपने सिर को झुका लिया। देवांश ने एक गहरी सांस ली, फिर ऊपर खड़ी दिव्या को देखा तो उसने अपना सिर झुका लिया। देवांश ने कहा, मैं चाहता था अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूं, ऐसे कि वो अपनी पुराने जख्म भूल जाए और अपनी नई जिंदगी नए सिरे से शुरू करे। तारा ने कहा, बाबा साहब हमारी शादी भी तो धूमधाम से ही हो रही है, और सबसे जरूरी बात, बुआ अंकल के साथ खुश हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं। आप अगर उन्हें खुश देखना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके उन्हें एक नई जिंदगी दे दे, और आप टेंशन मत लो, अगर रॉय अंकल ने उन्हें कोई तकलीफ दी तो मैं हूँ न, और दादू और दिलीप भी तो है, हम तीनों उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अवदान ने कहा, देवांश मानते हैं रॉय हमारा सगा नहीं है, पर वो सगे से भी बढ़कर, हम इसकी गारंटी लेते हैं, तुम निर्जित होकर दिव्या की शादी रॉय से कर सकते हो। रॉय से शादी होते ही दिव्या हमारी बेटी बन जाएगी, हम उनका ख्याल एक पिता की तरह रखेंगे। तारा ने झट से कहा, इसका मतलब दिव्या बुआ आशीष पापा की बहन हो जाएगी, और उसके बाद मेरी और वर्षा की प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे, और उसमें से एक हिस्सा रॉय अंकल को भी मिलेगा। उसकी बात सुन सब मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे थे। रॉय ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, लिटिल डेविल बॉस ने मुझे सगे से भी बढ़कर कहा है, और मेरी पत्नी को अपनी बेटी मानने को कहा है, मेरे लिए तो यही बहुत ज्यादा है। तारा ने फिर से अपना दिमाग चलाते हुए कहा, अंकल एक काम करो, आप न दिलीप के बेटे बन जाओ, और दिलीप आप अंकल को अडॉप्ट कर लो, मुझे पता है आपके पास भी बहुत सारा पैसा है, आप उन पैसों का क्या करोगे, इससे अच्छा है कि वो सब रॉय अंकल के काम आ जाए, आखिर आप मरने के बाद सब कुछ ऊपर लेकर थोड़ी जाओगे। सारे लोग तारा को मुंह खोले देख रहे थे। आहान भी कपाड़िया फैमिली के साथ आ गया था, और वो सब भी दरवाजे पर खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। आहान तारा के पास आया और उसके कान में धीरे से बोला, स्टार आप क्या कर रही है, कुछ भी बोले जा रही है। इस पर तारा मासूमियत से बोली, कुछ भी? मैं कहाँ कुछ भी बोले जा रही हूँ, तुम देख नहीं रही हूँ यहाँ पर इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। देवांश ने कहा, दिव्या और रॉय की शादी भी 2 दिन बाद सबके साथ होगी, आज हल्दी है, चलिए हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। तारा ने झट से कहा, बाबा साहब बस आधा घंटा, हम अभी दिव्या बुआ को रेडी करके आते हैं, अब उनकी भी शादी है तो उन्हें भी हल्दी लगेगी ना। देवांश ने सिर हिलाया तो तारा सारी लेडीज के साथ दिव्या के कमरे में चली गई, और रॉय, उसका चेहरा तो खुशी से झूम उठा था। CH 105 शादी राजपूत बंगलो। नित्या, दिशा और बाकी लड़कियां मिलकर दिव्या को रेडी कर रही थी। तारा भी उनके पास ही थी। उसके फोन की मैसेज ट्यून बजी तो उसने अपना फोन निकाला, फिर किसी को कॉल करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होने पर कुछ कहा गया, जिसे सुनकर तारा के कदम रुक गए और उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, अभी नहीं, मैं अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, इसे लेकर मैं कोई गलती नहीं कर सकती, आप कुछ वक्त उन्हें संभाल लीजिए, एक बार मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा उसके बाद मैं इस पर कुछ करूंगी। दूसरी तरफ से ओके कहा गया और कॉल कट हो गया। कॉल कट कर तारा ने अपने माथे पर हाथ रख लिया था। वो अपना सिर दबाने लगी थी, तभी किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को छूते हुए बोला, क्या हुआ, आप ठीक तो है न स्टार? तारा ने उसे देखा तो उसने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लिए और हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। आहान ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा, फिर उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ है, आप किसी बात को लेकर परेशान हैं न? तारा ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली थी। वो जानती थी आहान को उसका चेहरा पढ़ने आता है। उसने कहा, हाँ मैं परेशान हूँ, और वो भी तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वो दीवानी माया जिसने तुम्हें ड्रग्स दिया था उसने सुसाइड कर लिया। आहान ने उसे गौर से देखते हुए कहा, ये तो न्यूज में बताई जाने वाली खबर है, सच तो कुछ और ही है। तारा उससे दूर हुई और बोली, तो क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? हाँ मैंने ही उसे टपका दिया, वैसे भी जिंदा रहकर वो कोई महान काम नहीं कर रही थी, उसने मुझे और मेरे बच्चे को मारने का प्लान बनाया था, इसलिए मार डाला उसे, और कुछ जानना है तुम्हें? आहान ने न में सिर हिलाया तो तारा ने उससे अपना मुंह फेरा और पलट कर जाने लगी। कुछ दूर आते ही उसने आंखें बंद कर एक राहत की सांस ली और अपने पेट पर हाथ रखते हुए नीचे चली गई। आहान उसे जाता देख रहा था। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, पर क्या ये उसे पता लगाना था? कुछ देर बाद सबको हल्दी लगने लगी थी। रॉय और दिव्या दोनों बहुत खुश थे। हल्दी लगने के बाद वंश और मान विहान और मोनिका के साथ अपने विला लौट गए थे। आहान भी उनके साथ चला गया था, पर उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। अगले दिन संगीत और मेहंदी थी। सारी लेडीज मेहंदी लगवा रही थी और डांस कर रही थी, पर तारा और महक मुंह फुलाए बैठी थी। उन्हें आहान और मान ने सख्त मना किया था कि वो दोनों डांस न करें। तारा डांस करने के लिए मरी जा रही थी। आहान ने उसे देखा तो उसके पास आया और उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाया, पर तारा ने उसे एटीट्यूड दिखाते हुए उसके हाथ को झटक दिया और उठकर अवदान के पास चली गई। उसने अवदान से कहा, दादू चलिए ना डांस करते हैं। अवदान ने न कहा, पर तारा कहाँ मानने वालों में से थी। वो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गई और उसके साथ डांस करने लगी।
उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जिसे देखकर अहान को भी बहुत अच्छा लग रहा था। संगीत का दिन भी गुजर गया और शादी का दिन आ गया। तारा, वर्षा, महक और दिव्या दुल्हन बने अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में बारात आई और उनके दूल्हे मंडप पर बैठ गए। कुछ देर बाद उन्हें भी बुलाया गया। अहान ने तारा को देखा तो उसकी आंखें उस पर ही टिक गई। तारा ने लाल रंग का ब्राइडल लहंगा पहन रखा था, वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। वो सीढ़ियों के पास खड़ी थी। अवदान उसके पास गए और उसके तरफ हाथ बढ़ाया। तारा ने उनके हाथ में अपना हाथ देते हुए कहा, दादू मैं कैसी लग रही हूँ? आपकी पत्नी के शादी के जोड़े में कहर ढा रही हूँ ना? अवदान ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और उसे लेकर नीचे आ गए। सारी दुल्हन अपने अपने दूल्हे के बगल में बैठ गई थी। मान ने धीरे से कहा, तुम तो आज मेरी जान लेकर ही मानोगी मिस महक। महक ने शर्मा कर अपनी आंखें नीचे कर ली थी। दोनों साथ में बहुत खुश थे। वर्षा ने भी वंश से अपनी तारीफ करवा लिया था। रॉय तो बार बार सिर घुमाकर दिव्या को ही देखे जा रहा था। उसकी तो नजरें ही नहीं हट रही थी। शादी संपन्न हुई और चारों पति पत्नी के रिश्ते में बंध गए। तारा, वर्षा और महक विदाई लेकर कपाड़िया विला चली आई थी। दिव्या और रॉय को राजपूत बंगलों में ही रहना था। मोनिका ने तीनों का स्वागत किया और तीनों जोड़े अपने कमरे में चले गए। तारा अहान के कमरे में आई तो कमरे को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसका कमरा बिल्कुल सुगहरात की तरह सजा था। अहान भी बेयाकिनी से कमरे को देख रहा था। तभी डोर नॉक हुआ। अहान ने दरवाजा खोला तो सामने मोनिका खड़ी थी। उसके हाथ में दूध का गिलास था। उसने कहा, तारा को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। अहान ने सिर हिलाया और तारा को बुलाकर खुद अंदर चला गया। तारा आई तो मोनिका उसके हाथ में गिलास देते हुए बोली, आज के दिन ये दूध का गिलास अपने पति को दिया जाता है, तुम भी इसे अहान को देना। कहकर वो जाने को हुई कि तारा ने कहा, क्यों मैं इसे नहीं पी सकती हूँ क्या? मुझे भी दूध चाहिए, ये भेदभाव क्यों? और मेरी गिलास में हल्दी भी डाल दीजिएगा। मासा ने आदत दिला दी है, बिना हल्दी वाला दूध पिए मुझे नींद नहीं आती। मोनिका ने उसे अजीब नजरों से देखा, फिर सिर हिलाकर वहां से चली गई। तारा ने दरवाजा बंद किया और अहान के पास आकर टेबल पर गिलास रखते हुए बोली, इसे पी कर सो जाओ, गुड नाइट। तारा जाने को हुई कि अहान ने उसके हाथ को पकड़ लिया। CH106 ब्यूटीफुल नाइट। कपाड़िया विला। अहान की गर्म सांसें तारा को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसका दिल डबल स्पीड से भाग रहा था। वो पलके झपकाते हुए उसे देखने लगी थी। अहान ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके पूरे चेहरे को प्यार से देखते हुए बोला, आज के दिन सोया नहीं जाता है स्टार, आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना? फर्स्ट नाइट सुनकर तारा के पेट में गुदगुदी होने लगी थी। उसके होठों पर न चाहते हुए भी एक छोटी सी मुस्कान तैर गई थी और उसकी पलकें शर्म के वजह से झुक गई। भले वो अहान से नाराज थी, पर सच यही था कि वो उससे बहुत प्यार करती थी। वो भी उसके प्यार को महसूस करना चाहती थी, पर एक सच ये भी था कि फिलहाल वो अहान को माफ नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम अकेले ही बनाओ अपनी फर्स्ट नाइट पर, मुझे सोने दो। अहान कुछ कहता उससे पहले डोर नॉक होने की आवाज आई। आवाज सुनकर उसने झट से अपना हाथ छुड़वाया और भागते हुए दरवाजे के पास चली गई। दरवाजे पर मोनिका खड़ी थी। उसके हाथ में हल्दी वाला दूध था। उसने गिलास आगे बढ़ाया तो तारा ने कहा, सासू माँ की सौतन, मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही, मैं भी आपके साथ सोऊंगी, चलिए आपके कमरे में चलते हैं। कहकर वो आगे बढ़ी कि पीछे से अहान ने उसे पकड़ लिया। मोनिका आंखें बड़ी किए उसे देख रही थी। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अहान ने उसे देखा, फिर उसके हाथ से गिलास लेते हुए बोला, थैंक यू एंड गुड नाइट। तारा ने कहा, हाँ हाँ गुड नाइट, तुम सो जाओ, मैं सासू माँ की सौतन के साथ सोने जा रही हूँ। अहान ने उसे देखा, फिर मोनिका को देखा। मोनिका भी उसे ही देख रही थी। अहान ने उसे आंखों से ही जाने की रिक्वेस्ट की तो मोनिका मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। तारा उसके पीछे जाने लगी थी, पर अहान ने झट से दरवाजा बंद किया और उसे पलटकर दरवाजे से लगा दिया। तारा उससे नजरें चुराने लगी थी। अहान ने गिलास उसके होठों के पास ले जाते हुए कहा, इसे जल्दी से फिनिश कीजिए। तारा मुंह बनाते हुए बोली, तुमने अपना गिलास फिनिश किया? कहते हुए उसने टेबल पर रखा गिलास को देखा जो पूरी तरह खाली था। अहान ने उसे पीने का इशारा किया तो तारा ने गिलास को होठों से लगा लिया और दूध पीने लगी। उसने दूध फिनिश किया और कहा, मैंने पी लिया, अब हटो और मुझे जाने दो। अहान ने गिलास टेबल पर रखा, फिर उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, आज की रात सोने की नहीं है स्टार। तारा कुछ बोलने को हुई कि उसे अहान की गर्म सांसें अपने गले पर महसूस हुई। अहान ने उसे कसकर पकड़ रखा था। उसने अपने होठों से उसके कंधे को छुआ तो तारा की आंखें बंद हो गई और उसके हाथ अहान के कंधे पर कस गए। अहान का इस तरह करीब आना तारा को बहका गया था। उसकी नाराजगी कहीं गुम सी हो गई थी और वो अहान के एहसासों में गुम होने लगी थी। अहान ने धीरे से उसके दुपट्टे को उसके कंधे से अलग किया, फिर हाथ पीछे ले जाकर उसके ब्लाउज के डोरी को खोल दिया। उसके ऐसा करते ही तारा उसके और करीब चली गई थी। अब वो भी सारी दुनिया भुलाकर सिर्फ अहान में खोना चाहती थी।
आहान ने उसे अपनी बाहों में उठाया, फिर बेड के पास लेकर बड़े प्यार से उसे बेड पर लेटाया और खुद उसके ऊपर आकर उसके बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए बोला, स्टार कैन आई डॉट। आहान ने ये इतने प्यार से पूछा था कि तारा ने आंखें खोलकर उसे देखा और हाँ में सिर हिला दिया। उसकी हाँ देख आहान के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने ब्लैंकेट खींचकर दोनों के ऊपर डाल लिया। दूसरी तरफ वर्षा वंश को घुर कर देख रही थी। वंश दूसरी तरफ मुंह किए बैठा था। उसने तिरछी नजर से उसे देखते हुए कहा, सॉरी मैं भूल गया वर्षा, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं जाकर उसे खरीद सकूं, पर कल मैं पक्का खरीद कर ले आऊंगा। आज तुम जाओ, अब तो हमारे पास हमारी पूरी जिंदगी है। वर्षा का मन कर रहा था कि वो अपना सिर दीवार पर दे मारे। उसने हल्के गुस्से से कहा, तुम क्या पागल हो गए हो वंश, हमारी सुगरात आज है कल नहीं इडियट। मैं नहीं जानती, तुम लाना भूल गए तो इसमें तुम्हारी गलती, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली। तुम्हें नहीं पता मैंने आज की रात का कब से इंतजार किया है, अब मैं कल तक का वेट नहीं कर सकती। उसकी बात सुनते ही वंश ने झट से बेड पर आया और उसके सामने बैठते हुए बोला, तो क्या हम उसके बिना भी कर सकते हैं। वर्षा ने उसके कोरल को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, हाँ और अब टाइम वेस्ट मत करो। उसके खींचने से दोनों बेड पर जा गिरे, फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। इधर महक कपड़े बदल कमरे में आई तो उसने मान को देखा जो सोने की तैयारी कर रहा था। महक बेड के दूसरी तरफ जाकर बैठ गई और मान को देखने लगी। मान ने उसे देखा तो कहा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या। महक ने न में सिर हिलाया और कहा, आप आज सोने वाले हो, मेरा मतलब आज तो। मान ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर उसे पकड़कर अपनी बाहों में भरकर लेट गया। वो उसका सिर सहलाते हुए बोला, हम 2 दिन पहले ही इंटीमेट हुए थे महक, इस हालत में बार बार इंटीमेट होना बच्चे के लिए और तुम्हारे लिए दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है, और आज तो तुम थक भी चुकी हो, इसलिए तुम रेस्ट करो और मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि जब एक बार हमारा बेबी इस दुनिया में आ जाएगा तब से तुम्हारी हर रात मेरी होगी। मान की बात सुन महक के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। उसे मान का अपने लिए इस कदर फिक्र करना अच्छा लग रहा था। उसने सिर उठाकर उसे देखा, फिर उसके माथे पर किस कर उसके सीने पर सिर रख दिया और आंखें बंद कर ली। मान भी मुस्कुराते हुए उसके सिर को सहलाने लगा था। राजपूत बंगलो। नैसी घुघंट डाले बेड पर बैठी हुई थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। नीरज कमरे में आया तो उसने नैसी को देखा, फिर दरवाजे को बंद कर उसके तरफ बढ़ गया। वो उसके पास आया और उसके सामने बैठकर उसकी घूंघट को उठाकर उसके चेहरे को देखने लगा। नैसी की पलकें झुकी हुई थी और शर्म की लाली छाने की वजह से वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। नीरज ने अपने पॉकेट से एक डब्बा निकाला जिसमें सोने के कंगन थे। उसने नैन्सी को कंगन दिखाते हुए कहा, ये माँ सा ने दिए हैं, उन्होंने कहा मैं तुम्हें खुद से पहना दूं। नैन्सी ने धीरे से सिर हिलाया और हाथ आगे बढ़ा दिया। नीरज उसके हाथों में कंगन पहनाते हुए उसे ही देख रहा था। नैन्सी ने हाथ वापस खींचने चाहे कि नीरज ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, आज नहीं नैन्सी, आज तो हमारा हक है। उसकी बात सुन नैन्सी ने पलकें उठाकर उसे देखा। नीरज के आंखों में खुद के लिए प्यार देखकर उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने झट से सिर झुका लिया था। नीरज ने उसके चीन को पकड़ा और उसके होठों के करीब चलता चला गया। वहीं रिमी और रोशन दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। रोशन बेड पर लेटे हुए गहरी सांसें लेने लगा था। उसने सिर घुमाकर ब्लैंकेट के अंदर सोई रिमी को देखा और कहा, तुम इतनी बोल्ड होगी मैंने सोचा नहीं था। रिमी ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर उसके सीने से लग गई। रॉय और दिव्या भी आज पूरे हक के साथ एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। दोनों के सालों का इंतजार आज खत्म हुआ था। उन्हें अपनी जिंदगी में अब एक हमसफर मिल चुका था। जहां सब प्यार कर रहे थे तो वहीं अवदान गार्डन में खड़े चांद को देख रहे थे। तभी उनके पास दिलीप आया और सिर झुकाते हुए बोला, आपने सही कहा था बॉस, लिटिल डेविल के जान को खतरा है। उसकी बात सुनते ही अवदान ने अपनी आंखें बंद कर ली। CH 107 तहान सूर्यवंशी और मानसी कपाड़िया। राजपूत बंगलो। अवदान चांद को देख रहे थे। दिलीप उनके पीछे खड़ा उन्हें देख रहा था। उसने कहा, बॉस मैं पता करता हूँ, हम लिटिल डेविल को कुछ नहीं होने देंगे। दिलीप ने इस पर मुस्कुराकर कहा, इंसान सारी चीजें कंट्रोल नहीं कर सकता दिलीप, अब एहसास होता है कि शायद मैंने तारा को आशीष से अलग करके गलती कर दी। मैंने उस छोटी सी बच्ची को अपनी दुनिया में लाकर गलती कर दी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दिलीप ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा बॉस, लिटिल डेविल बहुत समझदार है और अभी तो वो प्रेग्नेंट है, वो अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। अवदान ने इस पर कुछ नहीं कहा, पर उसे फिक्र हो रही थी। वही दिलीप का भी यही हाल था। उन्हें भी तारा की टेंशन हो रही थी। अगली सुबह तारा की आंखें खुली तो उसे अपने सामने आहान का चेहरा दिखा। आहान अपने हाथ से सिर टिकाए उसे ही देख रहा था। दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे और इस वक्त उनके ऊपर सिर्फ एक चादर थी। तारा आंखें मलते हुए बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, हटो मुझे भूख लग रही है। आहान उसके गाल को सहलाते हुए बोला, आप नहीं जानती आप इस वक्त कितनी खूबसूरत लग रही है, दिल चाह रहा है कि मैं। कहते हुए वो उसके होठों के तरफ झुकने लगा कि तारा ने उसे दूर धक्का देते हुए कहा, सोचना भी मत, तुमने ब्रश नहीं किया है, और एक बात, कल रात जो भी हुआ उससे ये मत सोचना कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया, मैंने अब भी तुम्हें माफ नहीं किया है।
आहान ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, स्टार मैं कब से आपसे माफी मांग रहा हूँ पर आप है कि आप ही बताइए मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आप मुझे माफ कर देगी और मुझे मेरा अनान कहकर बुलाएगी। तारा ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा और कहा, तुम हमारे बच्चे से प्यार करते हो? इस पर आहान ने कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है स्टार, ये बच्चा मेरा भी है, मैं भी औरों की तरह अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ पर हाँ, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। मेरे लिए सबसे पहले आप हो, उसके बाद हमारा बच्चा है। तारा उसे एक तक देख रही थी। उसके आंखों के भाव बदल गए थे। उसने कहा, तुम मेरे तहान से बहुत प्यार करना, ठीक ना? बहुत ख्याल रखना हमारे बच्चे का। आहान उसे देखते हुए बोला, आप सुबह सुबह ऐसी बातें क्यों कर रही है स्टार? ऑफ कोर्स मैं हमारे बच्चे से बहुत प्यार करूंगा, आप देखना मैं एक अच्छा डैड बनने की कोशिश करूंगा। तारा ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, फिर ठीक है, जब मुझे लगेगा कि तुम हमारे बच्चे को बहुत प्यार करते हो, उसका बहुत ख्याल रखते हो, मैं तभी तुम्हें माफ करूंगी और तभी तुम्हें अनान कहकर बुलाऊंगी। आहान ने उसके हाथ को पकड़ा और उस पर किस करते हुए बोला, आई प्रॉमिस मैं हमारे बच्चे का इतना ध्यान रखूंगा कि आप मजबूर होकर अपनी नाराजगी भूल जाएगी। तारा के होठों पर मुस्कान आ गई थी। उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और आहान के गले में अपनी बाहें डाली और कहा, मेरे हार्मोन मुझे कुछ कुछ करने को कह रहे हैं। उसकी बात सुनकर आहान से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वो हंसते हुए उसके गले लग गया। तारा ने भी हंसते हुए उस पर अपनी बाहें कस दी और अपनी नीली आंखों को कसकर बंद कर लिया। दिन यूं ही गुजरने लगे थे। आहान और मान तारा और महक का बहुत ख्याल रखते थे। मोनिका भी दोनों के खाने पीने का पूरा ध्यान रखती थी। वो धीरे धीरे आहान को अपनाने लगी थी। विहान ये सारी चीजें नोटिस करता था। उसे मोनिका का बदलता व्यवहार पसंद आ रहा था। 8 महीने यूं ही गुजर गए। आहान और तारा के बीच सारी चीजें लगभग ठीक हो गई थी पर आज भी तारा ने उसे अनान नहीं कहा था। अवदान को दिलीप कनाडा जा चुके थे। नैन्सी और रिमी भी 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। आज राजपूत बंगलों में पूजा रखी गई थी जिसमें सारे लोग इकट्ठे थे। तारा और महक सोफे पर बैठी हुई थी। अवदान और दिलीप आए तो तारा झट से भागते हुए उनके पास जाने लगी। अवदान ने उसे देखा तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई पर तभी तारा का पांव पिछल गया और वो नीचे गिरने को हुई पर अवदान ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया था। उन्होंने तारा को सही से खड़ा किया और फिक्र करते हुए बोले, आप ठीक है तारा, आपको दर्द हो रहा है क्या? उन्हें देख सारे लोग उनके पास आ गए थे। आहान ने तारा के चेहरे पर दर्द की लकीरें देखी। वो उसका चेहरा थामते हुए बोला, स्टार क्या हुआ, आपको कहीं लगी है क्या? तारा ने अपने पेट पर हाथ रखा था। झटके की वजह से उसे पेट में दर्द होने लगा था। उसने आहान के शर्ट को कसकर पकड़ा और कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल ले चलो। इसी के साथ उसकी आह निकल गई। आहान ने सिर हिलाया और उसे लेकर अपनी कार के पास चला गया। थोड़ी देर बाद सारे लोग हॉस्पिटल में खड़े थे। तारा का ऑपरेशन हो रहा था। आहान वही इधर उधर चक्कर लगा रहा था। तभी महक को भी अपने पेट में दर्द महसूस हुआ और उसकी भी चीख निकल पड़ी। मान ने उसे देखा तो उसके लिए भी डॉक्टर को बुला दिया। दूसरी तरफ प्रताप अपने कमरे में बैठा ड्रिंक कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग किया तो उसने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ की बात सुनकर उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने कॉल कट किया और खुद से बोला, मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा। मेरा बेटा भले कुछ न करे पर मैं उस लड़की को जिंदा नहीं रहने दूंगा। तारा तुम्हें मरना होगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। 1 हफ्ते बाद तारा और महक कपाड़िया विला में बैठी हुई थी। उनके सामने 2 पालने थे जिसमें एक लड़का और एक लड़की थी। तारा ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया था और महक ने प्यारी बेटी को। दोनों बहुत बहुत खुश थी। पूरे विला को सजाया गया था। आज दोनों बच्चे का नामकरण था। सारे लोग हॉल में बैठे थे। पंडित जी ने पूजा की और कहा, बेटा बड़ा है इसलिए पहले इसका नाम रखे, इसके बाद बेटी का नाम रखा जाएगा। तारा ने झट से कहा, पंडित जी मेरे बेटे का नाम तहान सूर्यवंशी है, मैंने इसका नाम इसके जन्म से पहले ही रख दिया था। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया, फिर मान और महक को देखते हुए कहा, अब आप दोनों अपनी बेटी का नाम रखे। इस पर दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर तारा को देखने लगे जो उन्हें ही देख रही थी। मान ने कहा, भाभी आप ही हमारी बेटी का नाम रखिए। तारा आंखें बड़ी करते हुए बोली, भाभी इतनी इज्जत, मैं सच में तुम्हारी बेटी का नाम रखूं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है न? मान मुस्कुराते हुए बोला, आप रिश्ते में मुझसे बड़ी है इसलिए मैं आपको इज्जत दे रहा, आप जो भी हमारी बेटी का नाम रखेंगी हमें पसंद आएगा। तारा ने सिर हिलाया, फिर कुछ पल सोचने के साथ बोली, मानसी कपाड़िया। उसने सबको देखा, सबको नाम पसंद आया इसलिए सबने सिर हिला दिया। कुछ देर बाद तारा तहान को लेकर कमरे में जाने लगी कि वंश ने कहा, भाभी तहान को यहीं रहने दीजिए, मुझे दोनों बच्चों की कुछ फोटो लेनी है। तारा ने हाँ कहा, फिर तहान को पालने में सुलाकर अपने कमरे में चली गई। CH 108 किडनैपिंग कपाड़िया विला। वंश और वर्षा तहान और मानसी की फोटो क्लिक कर रहे थे। दोनों के पालने एक दूसरे के बगल में रखे हुए थे और दोनों ने ही एक जैसे कपड़े पहन रखे थे, बस दोनों के कपड़ों का रंग अलग था। मानसी नीले रंग के बेबी टॉवल में लिपटी हुई थी और तहान गुलाबी रंग के बेबी टॉवल में। दोनों बच्चे खेलते खेलते सो गए तो वर्षा ने कहा, ये दोनों तो सो गए, चलो हम इन्हें इनके मम्मा के पास दे आते हैं।
वंश ने सिर हिलाया और दोनों बच्चों को उठाने को हुए कि बाहर से उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी और वो दोनों तहान और मानसी को एक नजर देखकर बाहर चले गए। दोनों बाहर आए तो देखा कुछ किन्नर खड़े गाना बजाना कर रहे थे। वंश और वर्षा दोनों ही उन लोगों का डांस देखने लगे थे। वहीं अंदर एक जोड़ी आंखें पालने में सो रहे दोनों बच्चे को देख रहा था। उसने मन में कहा, इन दोनों में से किसे उठाना है समझ नहीं आ रहा। तभी उसके फोन की रिंग बजी और दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर उसने जल्दी से कॉल कट किया और एक बच्चे को उठाकर वहां से निकल गया। इधर तारा अपने कमरे में आई और अपनी साड़ी उतारने लगी कि उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखना चाहा कि दो हाथ उसके कमर पर लिपट गए और उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके कान पर किस करने लगे। तारा आंखें बंद करते हुए बोली, छोड़ो मुझे कपड़े बदलने हैं। तुम्हें पता भी है ये साड़ी कितनी हेवी है, मुझसे और नहीं संभलेगी। आहान उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए बोला, मैं हूं ना स्टार, मेरे रहते हुए आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। कहकर उसने तारा के गले में पहना हार खोल दिया। तारा अब भी आंखें बंद किए उसकी बाहों में खड़ी थी। आहान ने उसके सारे गहने उतारे, फिर उसकी साड़ी उतारकर उसे एक लूज फ्रॉक पहना दिया। उसने कुछ कहना चाहा कि उसे तारा की ठहरी सांसें महसूस हुई। उसने झुककर उसे देखा। तारा उसके सीने से सिर टिकाए सो चुकी थी। उसे सोते देख आहान ने सिर हिलाया, फिर उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया। उसने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला कि उसे भी नीचे से किन्नरों की आवाज सुनाई दी। उसने डोर बंद किया और नीचे देखने चला आया। वो सीढ़ियों से उतर कर बाहर जा रहा था कि उसे पालने में सोया तहान दिखा। उसने उसे गोद में उठाया और उसे लेकर बाहर आ गया। सारे किन्नर बच्चे को देखकर खुश हो गए थे। उनमें से एक ने तहान को अपनी गोद में लिया और उसे ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहा, हमें तो खबर मिली थी कि यहाँ दो दो बच्चे आए हैं, दूसरा कहाँ है, उसे भी तो लाइए। वर्षा ने कहा, मानसी भी सो रही है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। वो जाने को हुई कि आहान बोला, मानसी अंदर नहीं है, पालने में तो सिर्फ तहान था, शायद मानसी महक के पास होगी। तभी उसके पीछे से महक की आवाज आई, मानसी मेरे पास नहीं है भाई। सबने पीछे पलट कर देखा तो महक और मान को खड़ा पाया। महक बहुत घबराई हुई लग रही थी और मान उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। मान ने कहा, मानसी यहाँ नहीं है क्या? वंश, मानसी को ढूंढ लो, वो यहीं कहीं होगी। वंश ने झट से सिर हिलाया और विला के अंदर चला गया। वहीं महक रोने लगी थी। वो रोते हुए बोली, मान जी, मैं कह रही थी ना, हमारी बच्ची को कुछ हुआ है, मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा है, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मान उसे शांत करते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है महक, मानसी यहीं कहीं होगी, यहाँ इतने सारे लोग हैं, किसी ने लिया होगा उसे। उसकी बात सुनकर भी महक शांत नहीं हुई थी। मान उसे लेकर अंदर आया और उसे सोफे पर बैठा दिया। सारे लोग महक को ही देख रहे थे। वर्षा, नित्या, मोनिका और बाकी लड़कियां उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। सारे किन्नर भी वहीं थे। मान ने गेट बंद करवा दिया था ताकि कोई भी बाहर न जा पाए। उन किन्नरों में से एक ने दूसरे किन्नर से कहा, ये लड़की जिस तरह घबरा रही है, पक्का इसके बच्चे के साथ कुछ गलत होने वाला है। एक माँ को अपने बच्चे का अच्छे बुरे का एहसास हो जाया करता है। उसकी बात मान ने सुनी तो उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। आहान ने भी ये सुना तो वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया। कुछ पल बाद वंश वहां आते हुए बोला, भाई मैंने पूरा विला छान करवा दिया पर मानसी कहीं नहीं मिली, मैं सीसीटीवी फुटेज में देखता हूँ, शायद उससे कुछ पता चले। मान ने सिर हिलाया और कहा, मैं भी साथ आता हूँ। आहान ने भी साथ आने को कहा और वो भी दोनों के साथ कंट्रोलिंग रूम में चला गया। अवदान और दिलीप भी सबके साथ वहीं मौजूद थे। अवदान के हाथ में तहान था। वो उसे गोद में लिए सोफे पर बैठे हुए थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई थी। उन्होंने तहान को देखा, फिर कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली और खुद को शांत करने लगे। इधर तीनों सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। तीनों की नजर स्क्रीन पर टिकी हुई थी कि अचानक उनकी आंखें गुस्से से भर गई। स्क्रीन में एक लड़का साफ साफ दिख रहा था जिसने किन्नर का वेशभूषा पहन रखा था। उसके हाथ में मानसी थी और वो छुपते छुपाते गार्डन से होते हुए बाहर जा रहा था। ये देखकर मान ने जोर से हाथ टेबल पर पटका और वहीं चेयर पर बैठ गया। उसकी भी आंखें भर आई थी। वंश कंफ्यूज होकर बोला, हमारे घर के बच्चे का किडनैप कोई क्यों करना चाहेगा? भाई, आपकी किसी से कोई दुश्मनी है क्या? CH-109, तारा की जान खतरे में। कपाड़िया विला। सारे लोग हॉल में बैठे हुए थे। महक का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मान ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था पर अब तक कोई खबर नहीं आई थी। तभी वहां के शांत माहौल में वहां रखा लैंडलाइन की आवाज सुनाई दी। वंश ने कॉल रिसीव किया और जैसे ही उधर की बात सुनी कि उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने तेज आवाज में चिल्लाया, भाई। उसकी आवाज सुन सारे लोग उसे देखने लगे। मान तेज कदमों से उसके पास आया और उसके हाथ से फोन लिया कि विहान ने वंश को कुछ इशारा किया और वंश ने सिर हिलाकर कॉल स्पीकर पर रख दिया। दूसरी तरफ से मानसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज सुनकर मान ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली थी। आहान के भाव भी सख्त हो चुके थे। दूसरी तरफ मिस्टर प्रताप था और उसके पास ही मानसी रो रही थी।
मिस्टर प्रताप की आवाज आई, मान कपाड़िया कितने अनलकी हो तुम। मैंने तो उस तारा के बेटे को किडनैप करने के लिए अपने लोग भेजे थे, पर तुम्हारी बदकिस्मती तो देखो, मेरे हाथ तुम्हारी बेटी लग गई। उसकी बात सुन मान के एक्सप्रेशन बदल गए थे। बाकी सब भी हैरान रह गए। मिस्टर प्रताप ने आगे कहा, मेरी तुमसे और तुम्हारी बेटी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर वो तारा, मुझे वो चाहिए। अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो 1 घंटे में तारा को मेरे पास भेज दो। मैं वादा करता हूँ तारा के आते ही मैं तुम्हारी बेटी को सही सलामत तुम तक पहुँचा दूंगा, वरना उसकी लाश देखने को तैयार रहना। कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। मान ने कॉल कट होते ही गुस्से से फोन जमीन पर पटक दिया और अपने सिर पर हाथ रख लिया। अवदान का जोरों से धड़कने लगा था। उसने दिलीप को देखते हुए कहा, तारा को बुलाइए, अब वो ही कुछ करेगी। दिलीप ने सिर हिलाया और रॉय को जाने का इशारा किया। रॉय जाने को हुआ कि मान ने आहान से कहा, तारा कहाँ है। आहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, स्टार कमरे में सो रही है, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। इस पर मान ने कहा, उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इस वक्त वो वीक है, ऐसे में उनका उस प्रताप के पास जाना सही नहीं, हम खुद कुछ न कुछ कर लेंगे। कहते हुए वो अपने कमरे में चला गया। महक ने भी अपने आंसू पोंछे और मान के पास चली गई। उनके जाने के बाद रॉय ने कहा, हम हाथ पर हाथ रखे बैठ नहीं सकते बॉस, हम अपने लोगों को मानसी का पता लगाने को कहते हैं। अवदान ने कहा, सबको खबर कर दो, मानसी को कुछ नहीं होना चाहिए। रॉय ने सिर हिलाया और वहां से निकल गया। सुबह से दोपहर होने को आई थी। आहान का जी बहुत घबरा रहा था। वो तहान को गोद में उठाए कमरे में आया कि कमरे को देखकर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। पूरा कमरा बिल्कुल खाली था। तारा वहां नहीं थी। वो जाने को पलटा कि उसकी नजर टेबल पर रखे एक लेटर पर पड़ी। उसने झट से लेटर उठाया और उसे पढ़ने लगा। उसे तारा ने लिखा था, ये सारी चीजें मुझसे शुरू हुई है, इसलिए मैं ही खत्म करूंगी। मैं जा रही हूँ, मान और महक से कहना मानसी को कुछ नहीं होगा, और हाँ तुम हमारे बेटे का ध्यान रखना, अगर मुझे कुछ हो गया तो उसे बिल्कुल अपने जैसा बनाना। मैं चाहती हूँ मेरा तहान बिल्कुल मेरे अनान की तरह बने। आई लव यू टू मच मेरे अनान। लेटर पढ़कर अहान की पकड़ उस पर कस गई। वो तेज कदमों से नीचे आया और वर्षा के गोद में तहान को देकर जाने को हुआ कि दरवाजे पर उसे अवदान और दिलीप मिल गए। उन दोनों ने उसे देखा तो अहान ने सिर झुका लिया। तभी मान भी महक के साथ बाहर आया। उसने उसे बाहर जाते देखा, फिर उसकी नजर उसके हाथ में पकड़े लेटर पर गई और वो उसके हाथ से लेटर लेकर पढ़ने लगा। लेटर पढ़कर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं भी साथ आऊंगा। आहान ने सिर हिलाया और दोनों वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद नीरज और रोशन से भी रहा नहीं गया और वो भी जाने को हुए कि देवांश ने उन्हें रोकते हुए साथ आने को कहा। उनके साथ साथ राम, रॉय, अवदान और दिलीप भी विला से बाहर निकल गए। दूसरी तरफ तारा कार ड्राइव कर रही। उसका फोन कार से कनेक्ट था। उसने कहा, मैं आ रही हूँ, मानसी को कुछ नहीं होना चाहिए। मिस्टर प्रताप की आवाज आई, ठीक है, आई एम वेटिंग तारा। कहकर उसने कॉल कट कर दिया। तारा के मन में इस वजह बहुत कुछ चल रहा था। मिस्टर प्रताप के बेटे ने उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो कुछ तो कुछ करने वाला है, इसलिए तारा इन सब के लिए पहले से ही रेडी थी, पर वो नहीं जानती थी उसकी वजह से मानसी के जान पर बना जाएगी। करीब 1 घंटे बाद उसने अपनी कार रोकी। उसके सामने कुछ दूरी पर एक कार खड़ी थी जिसके बाहर प्रताप खड़ा था। उसके पास ही एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में मानसी थी। तारा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वो लोग इस वक्त एक ब्रिज पर खड़े थे जिसके नीचे गहरा पानी बह रहा था। तारा ने कहा, मैं आ गई, अब मानसी को छोड़ दो। इस पर प्रताप हंसते हुए बोला, ऐसे नहीं तारा, पहले तुम मरोगी, इसके बाद ही मैं इस बच्ची को छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अपने हाथ से मारना चाहता हूँ, जब तक तुम मरोगी नहीं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तारा उसे ही देख रही थी। उसके कहने पर वो ब्रिज के किनारे जाकर खड़ी हो गई। तभी वहां एक साथ कई सारी कार आकर रुकी। प्रताप ने उन्हें देखा। उनका बेटा कार से बाहर निकल कर आया और उसके साथ ही अवदान, दिलीप, आहान, मान और बाकी सब थे। उनके बेटे ने कहा, डैड आप गलत कर रही हैं, तारा को मारकर कुछ नहीं मिलेगा। उसकी बात सुनकर प्रताप का चेहरा और भी ज्यादा गुस्से से भर गया। उसने गन निकाली और तारा पर पॉइंट करते हुए कहा, इस लड़की के वजह से आज तुम भी मुझसे बगावत कर रही हो। इसने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझसे सब कुछ छीन लिया। उसके बेटे ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है डैड, तारा ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, मेरी बात सुनिए, ये बेमतलब की दुश्मनी छोड़ दीजिए। अवदान ने कहा, प्रताप तारा को छोड़ दो, वो तो मेरी सगी भी नहीं है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरी जान ले लो पर उसे छोड़ दो। CH 110, तारा कोमा में। अवदान की बात सुनकर प्रताप ने गुस्से से कहा, मुझे फिक्र नहीं पड़ता अवदान, ये लड़की तेरी सगी है या नहीं, पर इसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी, और इसकी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? पहला, ये तेरी गोद लिए ही सही पर तेरी पोती है, तेरी जान बसती है इसमें, और दूसरी ये लड़का, इसने इस लड़के के लिए ही मेरी इंसल्ट की थी ना। आहान का सारा ध्यान तारा पर था, पर तारा ने अब तक उसे नहीं देखा था। वो सिर्फ और सिर्फ प्रताप को देख रही थी। उसकी पीठ बाकी सब के तरफ थी। वो एक पतला ब्रिज था जिस वजह से वहां जगह भी कम थी, इसलिए सारे लोग अपनी अपनी जगह पर ही खड़े थे। तभी राम ने धीमी आवाज में कहा, ये बुढ़ा होश में नहीं है, नशे में धुत है, अगर इसने गोली चला दी तो। उसके कहने पर सब प्रताप को देखने लगे।
प्रताप की आंखें लाल थी और वो बहुत गुस्से में था। उसकी आंखों में तारा के लिए नफरत देखी जा सकती थी। तभी मानसी के रोने की आवाज आई। तारा ने उसे देखा तो कहा, आप गोली चला सकते हैं, मैं आपकी सारी बातें मान रही हूँ, अब आप मानसी को छोड़ दीजिए। प्रताप ने कहा, पहले तुम्हें मार तो दूं, तुमने मेरा पूरा बिजनेस बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तभी उसके बेटे ने कहा, तारा ने आपका बिजनेस बर्बाद नहीं किया है डैड, वो मैं था, मैंने आपसे आपकी सारी प्रॉपर्टी छीनी है। उसके कहते ही प्रताप ने उसे हैरानी से देखा। बाकी सब भी उसे ही देखने लगे थे। अब उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा था। वो बोला, हाँ मैंने ही आपका बिजनेस बर्बाद किया था और आप इस पर क्यों गुस्सा हो रही हैं? इसने तो कुछ भी झूठ नहीं कहा था, बस सच को ही आपसे रूबरू करवाया था। आपकी शादी मेरी मोम से हुई थी, पर आपने उनके रहते भी न जाने कितनों के साथ नाजायज संबंध रखा। मेरी मोम ने आपके वजह से अपनी जान दे दी। अंजलि वो बच्ची तो आपकी बेटी थी, आपसे खून का रिश्ता था उसका, पर उसके भी नहीं हुए, इसलिए मुझे आप पर कभी यकीन नहीं हुआ। मैं जानता था आप कभी किसी के नहीं हो सकते। अंजलि हमेशा आपके प्यार के लिए तरसी थी, पर आप तो जैसे अपनी आयाशी में खो चुके थे, आपको हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए मैंने मॉम के डेथ के टाइम ही सोच लिया था, जिस वजह से आप हमारे साथ होकर भी नहीं हो, मैं आपसे वो सब कुछ छीन लूंगा। उसकी बात सुन प्रताप के कदम लड़खड़ा गए, पर उसने साइड पर लगी रेलिंग को पकड़ लिया। अपने बेटे के मुंह से ये सब सुनकर उनकी आंखें नम हो गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उनके आंखों के सामने एक साथ सारी पुरानी यादें घूम गई थी, खासकर अंजलि। उसे याद था अंजलि जब छोटी थी तो वो दूर से ही उसे देखा करती थी, पर उसने कभी एक नजर भी उस पर नहीं डाली थी। और उसकी पत्नी, वो तो उससे बहुत प्यार करता था, पर प्रताप को उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। वो दिन रात बस पैसों के पीछे भागते रहता था। उसने सिर उठाकर तारा को देखा जो शांत भाव से खड़ी थी। वो बोले, मानसी को ले जाओ यहाँ से। तारा ने धीरे से सिर हिलाया और मानसी के पास जाने को हुई कि उसने प्रताप को देखा। प्रताप खुद में ही खोया हुआ पीछे हो रहा था। उसके ठीक पीछे की रेलिंग टूटी हुई थी और उससे एक रॉड बाहर की तरफ निकला हुआ था। अगर प्रताप और पीछे होता तो वो रॉड उसकी बॉडी को चीर सकता था। उसे देख तारा जल्दी से उसके पास जाने लगी कि प्रताप के ड्राइवर को लगा कि वो प्रताप को नुकसान पहुंचाने जा रही है, इसलिए उसने अपनी गन निकाली और तारा के बाजू पर शूट कर दिया, पर तब तक तारा ने प्रताप का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था। अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर सारे लोग हैरान रह गए थे। प्रताप ने तारा को देखा जिसकी आंखें खुली हुई थी, तभी उसकी नजर उसके बाजू पर पड़ी जहां से खून बहने लगा था। उसका ड्राइवर भी ये देखकर शॉक्ड रह गया था। वो प्रताप के पास आया और उसे संभालने लगा कि तारा खुद को संभाल नहीं पाई और पानी में गिरने लगी। अब जाकर उसकी नजर अहान पर पड़ी जो आंखों में प्यार के साथ साथ डर लिए उसे ही देख रहा था। तारा उसे देख एक दर्द भरी मुस्कान के साथ पानी में गिर गई। उसके गिरने के साथ ही सारे लोग भागकर उस जगह आए। अवदान जोर से चिल्लाए, तारा। उनकी आवाज वहां गूंज उठी थी। तभी एक और आवाज आई और सबने पीछे पलटकर देखा। अहान पानी में खुद चुका था। दिलीप और रॉय अवदान को संभालने में लगे थे कि वो भी वहीं जमीन पर बैठ गए। सबके कानों में अहान की आवाज सुनाई दे रही थी जो पानी में तैरते हुए तारा को बुला रहा था, स्टार डॉट स्टार। उसकी आवाज में जो दर्द था उसे सारे लोग महसूस कर पा रहे थे। वहीं अहान को जैसे कोई खबर नहीं थी, वो तो बस तारा को पुकार रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। अहान की आंखें हर तरफ बस तारा को ढूंढ रही थी। कुछ पल के लिए वहां एक सन्नाटा पसर गया था कि अचानक अहान की नजर पानी में डूब रहे एक हाथ पर पड़ती है, जिसे देख वो तेजी से तैरते हुए उसके पास चला जाता है। रात का वक्त। सारे लोग हॉस्पिटल में खड़े थे। वर्षा, महक और बाकी सब भी वहां आ चुके थे। वर्षा के हाथ में तहान था और महक के हाथ में मानसी। सबकी नजरें अहान पर टिकी हुई थी जो उनसे कुछ दूरी पर दीवार से टिककर खड़ा था। अंदर तारा का ऑपरेशन चल रहा था। अहान ने उसे बचा तो लिया था, पर तारा की हालत गंभीर थी जिस वजह से उसका दिल बैठा जा रहा था। उसने अब तक एक शब्द भी किसी से कुछ भी नहीं कहा था, मानो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। उसे किसी चीज का कोई होश नहीं था। उसके आंखों के सामने बार बार तारा का पानी में गिरना और उसका खून से लथपथ चेहरा आ रहा था। विहान से उसकी ये हालत देखी नहीं गई, इसलिए वो उसके तरफ जाने को हुआ कि वहां रॉय आ गया। वो अब तक हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने में बिजी था। वो अहान के पास जा रहा था कि अहान ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें लाल थी जिसे सब देख पा रहे थे। अवदान और दिलीप भी पहली बार उसकी ये हालत देख रहे थे। रॉय ने उसे देखकर अपनी बाहें फैला दी। उसे देख अहान के आंखों में भरे आंसू अब बाहर आने लगे और वो तेज कदमों से आकर उसके गले से लग गया। रॉय ने कसकर उसे गले से लगा लिया था। वो धीरे धीरे उसके पीठ को रब कर रहा था, पर उसने भी अब तक कुछ नहीं कहा था। तभी अहान की आवाज आई जो लगभग रोते हुए बोला, ऐसा क्यों भाई, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने जिसे भी चाहा वो मेरा साथ आधे रास्ते में ही क्यों छोड़ जाता है? मॉम ने कहा था वो मेरे साथ रहेंगी, डैड की तरह कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, पर वो चली गई। इतनी दूर चली गई कि दोबारा कभी लौट कर नहीं आई, और अब स्टार, ये भी मुझे छोड़कर जा रही है।
आप कुछ कीजिए न भाई, मैं जानता हूँ मैंने उन्हें बहुत तकलीफ है, पर मैं क्या करता, मैं उन्हें खोने से डरता था, चाहता था वो सही सलामत हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। क्या मेरा इतना चाहना गलत था? क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता? आपने सच कहा था, मुझे उन्हें खुद से दूर नहीं करना चाहिए था, पहले ही उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर मैंने पहले ही उनकी बात मानकर अपनी शादी को मान लेता तो ऐसा कुछ नहीं होता न। स्टार इस हालत में कभी नहीं पहुंचती। कहते हुए वो रोने लगा। वो रोते हुए नीचे बैठ गया था। रॉय ने अब तक उसका सिर अपने सीने से लगा कर रखा था। विहान और बाकी सब पहली बार आहान के दर्द से रूबरू हो रहे थे। मोनिका की आंखें भी नम हो गई थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे को देखकर लग रहा था कि बात कुछ खास अच्छी नहीं है। उनके बाहर आते ही सारे लोग उनके पास आ गए और उसे देखने लगे। डॉक्टर ने एक नजर सबको देखा, फिर सिर झुकाते हुए बोले, हमने पेशेंट को बचा तो लिया है, पर ऊंचाई से गिरने के कारण वो कोमा में जा चुकी है। उसकी बात सुनते ही अवदान के कदम पीछे हट गए और आहान की आंखें बंद हो गई। CH 111, मम्मा के बिना मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगा। 10 साल बाद कपाड़िया विला। पूरे विला में गिटार की आवाज सुनाई दे रही थी। वो धुन बहुत प्यारी लग रही थी। महक और वर्षा मोनिका के साथ किचन में काम कर रही थी। तीनों के चेहरे पर थोड़ी खुशी तो थोड़ा गम था। मोनिका ने कहा, तुम दोनों ब्रेकफास्ट लगाओ, मैं विहान को कॉफी देकर आती हूँ। दोनों ने सिर हिलाया तो मोनिका कॉफी का मग लेकर हॉल में चली आई। हॉल में विहान के साथ साथ मान और वंश भी बैठे थे। मोनिका ने कॉफी का मग विहान को दिया और सिर घुमाकर एक कमरे को देखने लगी जिससे गिटार की आवाज आ रही थी। वो कमरा तारा का था। तारा मशीनों के बीचों बीच लेटी हुई थी और आहान उसके पास बैठा गिटार बजा रहा था। ये उसका रोज का था। वो हर सुबह तारा के पास आकर यूं ही उसे गिटार बजाकर सुनाया करता था। कुछ पल बाद उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसने गिटार साइड में किया और उठकर तारा के पास आया। तारा ने इस वक्त बेहद खूबसूरत हल्के नीले रंग का फ्रॉक पहन रखा था। उसका चेहरा मुरझा गया था, पर आहान अब भी रोज उसके बाल संवारता और उसके कपड़े चेंज कर उसे नॉर्मल डेज की तरह रेडी किया करता था। उसने उसके होठों को धीरे से अपने होंठ से छुआ और प्यार से उसे देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग स्टार, आपको पता है कल का दिन बहुत खास है। कल हमारे तहान का बर्थडे है। आप तो इस साल भी सोई हुई रहेगी और वो इस साल भी केक न कट करने की जिद करेगा। फिर उसने उसके नेल्स को देखा और कहा, आपके नेल्स सेट करने हैं। आई नो जब आप उठाएगी और अपने नेल्स खराब देखोगी तब आप मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। कहते हुए उसने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराकर उसके नेल्स सेट करने लगा। कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर निकलकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। वहां सबके साथ तहान और मानसी बैठे हुए थे। उनके साथ ही 8 साल की एक और बच्ची बैठी थी। ये वंश और वर्षा की बेटी वंशिका थी। तीनों ने आहान को देखकर उसे गुड मॉर्निंग विश किया। आहान ने सिर हिलाया और अपनी चेयर पर बैठ गया। तभी वंशिका ने मासूमियत से कहा, बड़े पापा आप आज वाली धुन कल भी बजाना, फिर मैं आज की तरह ही कल भी जल्दी उठ जाऊंगी। आहान ने उसे देख धीरे से हाँ में सिर हिलाया तो तहान उसे देखने लगा। उसकी आंखें भी विहान की तरह हेजल ग्रीन थी और उसका चेहरा हूँ बहू आहान पर ही गया था। कोई भी उसे देखता तो यही कहता कि वो तहान न होकर 10 साल का आहान है। मानसी बोली, कल भाई और मेरा बर्थडे है तो कल पार्टी होगी ना? इस पर मान ने कहा, हाँ बेटा तुम दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट होगा। इस पर तहान ने कहा, मुझे मेरा बर्थडे नहीं बनाना, मैं भी डैड की तरह मॉम के पास रहूंगा। उसकी बात पर आहान ने शांत भाव से कहा, तुम्हारी मॉम चाहती है कि मैं तुम्हारा ध्यान अच्छे से रखूं। तुम ऐसा कुछ भी मत करो जिससे स्टार हर्ट हो जाए। तुम्हारा बर्थडे जरूर सेलिब्रेट होगा। जब स्टार जागेगी मुझे उन्हें सब कुछ बताना और दिखाना होगा। तहान उसके ऐसा कहने पर शांत हो गया, पर उसकी आंखें भर आई थी। उसे सारे लोग बहुत प्यार करते थे। प्यार तो आहान भी उसे बहुत करता था, पर अब वो पहले से और भी ज्यादा शांत हो गया था। उसके चेहरे पर हमेशा कोई भी भाव नहीं होता था। वो तहान के साथ होकर भी उसके साथ नहीं था। आहान ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और तहान से कहा, आज मान के साथ स्कूल चले जाना, मुझे अर्जेंट में कहीं जाना है, मैं तुम्हारे लिए लंच बना दूंगा। तहान ने सिर हिलाया तो आहान अपना गिटार लेकर विला से निकल गया। उसके जाने के बाद तहान भी अपने दोनों बहनों के साथ अपने कमरे में स्कूल बैग लेने चला गया। रात का वक्त सारे लोग अपने अपने कमरे में थे। तहान तारा के पास बैठा उससे बातें कर रहा था। वो बोला, मम्मा कल मैं 10 साल का हो जाऊंगा, आप कल भी नहीं जागोगे क्या? आपको पता है डैड मुझसे बात नहीं करते, वो मेरी हर चीज का ख्याल रखते हैं। मेरे कुछ कहने से पहले ही मेरी सारी जरूरत की चीजें मेरे सामने रख देते हैं, पर वो मेरे साथ नहीं बैठते, मेरी बातें नहीं सुनते। वर्षा मासी कहती है, मैं आप पर गया हूँ, मुझे भी आप जैसा बहुत सारी बातें करना पसंद है, पर मैं किससे अपनी बातें करूँ? कहते हुए तहान के चेहरे पर उदासी छा जाती है। तहान 10 साल की उम्र में ही बहुत समझदार हो गया था। अपने दोस्तों को देखकर उसे भी अपनी मम्मा की कमी महसूस होती थी। कहने को तो उसके पास कई सारे लोग थे जो उससे बहुत प्यार करते थे, पर उसे भी अपनी मम्मा चाहिए थी। उसने तारा के कई सारे किस्से सुन लिए थे, अब वो उससे बात करना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। तभी आहान उसके पास आया और बोला, तहान रात काफी हो गई है, जाओ और जाकर सो जाओ, कल तुम्हारा बर्थडे है न? और हाँ, कल सुबह मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे ढूंढना मत, मैं शाम तक आ जाऊंगा।
तहान ने उसे देखा, फिर तारा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं कल केक नहीं काटूंगा, मुझे मेरा बर्थडे नहीं बनाना। तहान पिछले 6 सालों से यही जिद करता आ रहा था, पर हर बार अहान उसे समझा बुझाकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता था, पर इस पर उसकी आंखों में एक जिद दिख रही थी। बिल्कुल वैसा ही जैसे कि तारा किसी चीज को लेकर जिद किया करती थी। अहान ने उसे समझाते हुए कहा, तहान कल सिर्फ तुम्हारा ही बर्थडे नहीं है, कल मानसी का भी बर्थडे है। अगर तुम मना करोगे तो वो भी मना करेंगी, और तुम्हारी मम्मा, जब वो ठीक हो जाएगी तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। तहान ने फिर से जिद करते हुए कहा, वो सब मैं नहीं जानता डैड, मैं अच्छे बच्चे की तरह आपकी सारी बातें मानता हूँ, न तो आप मेरी एक बात नहीं मान सकते हो क्या। उसकी जिद देख अहान को गुस्सा आ गया और वो उस पर गुस्सा करते हुए बोला, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है तुम्हें तहान, मैंने कहा ना तुम्हारा बर्थडे जरूर सेलिब्रेट होगा तो मतलब होगा, अब अपने कमरे में जाओ। कहते हुए उसकी आवाज ऊंची हो गई थी। अहान के गुस्सा करने पर तहान के आंखों में आंसू भर आए थे। उसने तारा को देखते हुए कहा, अगर मम्मा नहीं होगी तो उनका बेटा अपनी कोई भी खुशी सेलिब्रेट नहीं करेगा। कहते हुए उसने अहान को देखा, फिर भागते हुए वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद अहान ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो तहान पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, पर 10 साल के इंतजार में अब वो थकने लगा था। इन 10 सालों में तारा की कंडीशन में 1% भी सुधार नहीं आया था। आज भी वो डॉक्टर से मिलकर आ रहा था और आज भी उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी थी। उसने तारा को देखा जिसकी आंखें बंद थी। उसे देख उसकी आंखें नम हो गईं और उसके सामने सिर झुकाकर बैठ गया। इन 10 सालों में उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। किसी ने सच ही कहा है, प्यार करने वाले को तड़पाना नहीं चाहिए, वरना उसके जाने के बाद हमारे पास सिवा पछतावे के और कुछ नहीं रहता। वो हर रोज तड़प रहा था, अनजाने में ही सही, पर उसने तारा को बहुत दर्द दिया था। शायद उसकी ही सजा ऊपर वाला अब उसे दे रहा था। मोनिका दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। अहान की हेजल ग्रीन आई में उसे वही दर्द दिख रहा था जिसे उसने सालों पहले अंजलि के आंखों में देखा था। CH 112 द हैप्पी एंडिंग। फ्लैशबैक। मोनिका दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। वो विहान को कॉलेज के टाइम से ही बहुत पसंद किया करती थी और इसीलिए उसने उससे शादी करने के लिए अपनी जी जान लगा दिया था। तभी उसके कमरे में एक सर्वेंट आया और बोला, मैडम बाहर एक लड़की आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। मोनिका मिरर में खुद को देखते हुए बोली, कौन है वो? जो कोई भी है उससे कहो मैं अभी नहीं मिल सकती, मैं बहुत बिजी हूँ। उसकी बात पर उस सर्वेंट ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। कुछ देर बाद मोनिका भी अपने घर से बाहर आ गई। उसकी शादी एक बड़े नामी होटल में होनी थी। वो दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। वो अपनी कार में बैठने को हुई कि एक आवाज सुनकर वो रुक गई। उसने पीछे पलट कर देखा, जहां एक लड़की खड़ी थी। वो अंजलि थी। वो बीमार नजर आ रही थी। मोनिका की नजरें उसकी खूबसूरत हेजल ग्रीन आई पर टिकी हुई थी जिसमें एक दर्द झलक रहा था। उसने कहा, कौन हो तुम और मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? अंजलि आगे आते हुए बोली, मैं अंजलि हूँ, मैं विहान की। उसने इतना कहा ही था कि मोनिका ने गुस्से से उसे हाथ दिखाकर चुप करवा दिया। वो कभी अंजलि से मिली नहीं थी, पर वो जानती थी कि विहान किसी अंजलि से बहुत प्यार करता है। विहान के डैड के लिए उनकी शादी एक बिजनेस डील थी, जिस वजह से विहान पर प्रेशर बनाया जा रहा था। इसलिए उसने मोनिका को शादी करने से मना करने को कहा था, पर मोनिका ने उसकी बात नहीं मानी थी। विहान को खबर मिली थी कि अंजलि ने उसके बच्चे को जन्म देने के वक्त ही इस दुनिया को छोड़ दिया था, पर इस बारे में मोनिका को कोई खबर नहीं थी। उसने अंजलि से कहा, तो वो तुम हो जिससे विहान प्यार करते हैं? अंजलि ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम जानती हो कि विहान मुझसे प्यार करते हैं, तो फिर तुम उनसे शादी क्यों कर रही हो? मत करो उनसे शादी, मैं उनके बिना नहीं जी सकती, मैं और मेरा। तभी मोनिका ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, ओ प्लीज मुझे तुम अपने झूठे प्यार के बारे में मत ही बताओ तो अच्छा है, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। तुम लोग पैसों के लिए कभी इसके पास तो कभी उसके पास जाया करती हो। तुम्हारे और विहान के बीच जो कुछ भी था वो सब पास्ट की बात थी, पर प्रेजेंट में मैं हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं, पर कानूनी तौर पर हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। हमारी शादी 1 हफ्ते पहले ही हो चुकी है, और अब अगर आज हमारी शादी नहीं हुई तो विहान कहीं के नहीं रहेंगे। मेरे डैड उन्हें फ्रॉड के केस में जेल भेज सकते हैं, फिर तो तुम भी कहीं की नहीं रहोगी। इसलिए मेरी बात मानो और अपनी जरूरत पूरी करने के लिए किसी और को ढूंढ लो। मोनिका की बात सुन अंजलि के आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसके कंठ से आवाज नहीं निकल पा रही थी। मोनिका ने एक लुक उसे देखा, फिर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद अंजलि बाहर खड़े टैक्सी के पास आई और डोर ओपन कर उसमें बैठ गई। उसमें बैठने के बाद उसने अपने बगल में सो रहे अहान को देखा। अंजलि तो यहाँ अहान के बारे में ही बताने आई थी, पर अफसोस वो नहीं बता पाई और मोनिका भी इस बात से हमेशा अनजान ही रह गई। मोनिका होटल पहुंची तो विहान उसके पास आया और बोला, मोनिका तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? मेरी जिंदगी में ऑलरेडी कोई है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बात मानो और मुझसे शादी मत करो। इस पर मोनिका ने शांत भाव से कहा, देखो विहान, इसके बहुत देर हो चुकी है और वैसे भी खबर मिली है कि वो मर चुकी है। उसकी बात सुन विहान ने कसकर अपनी आंखें बंद ली। अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह गया था। फ्लैशबैक एंड। अहान तारा के पास सिर झुकाए बैठा था, तभी उसे अपने सिर पर किसी का हाथ महसूस हुआ।
उसने सिर उठाकर देखा तो उसके सामने मोनिका खड़ी थी। मोनिका को देखकर वो अपने आंसू पोंछते हुए बोला, आप यहाँ। मोनिका उसका सिर सहलाते हुए बोली, तुम अब भी विहान से नाराज हो अहान, तुम्हें पता है। कहते हुए उसने उसे सब कुछ बता दिया। सारी बातें सुनकर अहान नम आंखों से उसे देखने लगा था। मोनिका ने लगभग रोते हुए कहा, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता था अहान, मुझे लगा दोनों सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते थे और वक्त के साथ एक दूसरे को भूल जाएंगे। पर मैं गलत थी। विहान आज तक उसे नहीं भूल पाए। वो आज भी सिर्फ अपनी अंजलि से प्यार करते हैं। इतने साल गुजर गए पर वो मेरे साथ होकर भी साथ नहीं। वो हमेशा तुम्हें दूर से ही देखते। उस दिन जब तुमने रॉय को गले लगाकर उससे अपनी दिल की बात कही थी तब विहान पूरी तरह से टूट गए थे। हर पिता की तरह वो भी चाहते हैं कि उनका बेटा उनसे अपना दर्द बांटे। मैं जानती हूँ तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो उससे छुटकारा पाना मुश्किल है, पर विहान की गलती नहीं है। तुम्हें उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुम्हें नाराज होना है, नफरत करनी है तो मुझसे करो, पर प्लीज उन्हें और खुद को यूं ही अंदर जलाया मत करो। अहान नम आंखों से उसे देख रहा था। मोनिका ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम तहान को भी खुद से दूर कर रहे हो बेटा। वो बच्चा है, उसकी बात सुना करो, उसके साथ वक्त बिताया करो। इससे पहले कि वक्त रेत की तरह तुम्हारे हाथ से पिछल जाए, तहान को उसके हिस्से का प्यार दे दो। अहान ने धीरे से सिर हिला दिया। मोनिका कुछ देर बाद वहां से चली गई थी। उसके जाने के बाद अहान ने तारा को देखा, फिर उसके माथे को चूम कर तहान के पास आ गया। तहान बेड पर लेटा खिड़की के बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ उदासी छाई हुई थी। अहान उसके पास आया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, आई एम सॉरी बेटा, डेडा को तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तहान ने इस पर कुछ नहीं कहा। अहान ने उसे बहुत मनाने की कोशिश की पर तहान ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद अहान उसके पास ही सो गया। उसके सोने के बाद तहान ने उसे देखा, फिर कमरे से बाहर निकलकर तारा के पास आ गया। उसने तारा के हाथ पर अपना सिर रखा और उसके पास ही सो गया। अगली सुबह तहान की आंख खुली तो उसने घड़ी में टाइम देखा। सुबह के 5 बज रहे थे। उसने सिर घुमाकर देखा तो पाया अहान भी उसके पास ही सोया हुआ था। रात को अहान उसे ढूंढते हुए आया था और उसे यहाँ सोते देखकर यहीं उसके साथ सो गया। तहान ने तारा को देखा और नम आंखों से कहा, मम्मा अगर आप आज नहीं जागी तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा और फिर लौट कर भी नहीं आऊंगा। कहते हुए उसने तारा के हाथ को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद अहान की आंखें खुली तो उसने तहान को वहां न देखकर सिर हिलाया और हमेशा की तरह गिटार उठाकर तारा को एक मीठी सी धुन सुनाकर उसे गुड मॉर्निंग विश कर अपने मीटिंग के वजह से विला से बाहर निकल गया। उसने जाने से पहले जानबूझकर तहान से बात नहीं की थी। वो शाम को उसे सरप्राइज देना चाहता था। इधर उसके जाते ही तारा के पलके हल्के से हिलने लगी। बाहर गार्डन में सारे बच्चे खेल रहे थे। नीरज और रोशन के 2 क्यूट बेटे थे जिसके साथ वो मानसी और वंशिका खेल रही थी, पर तहान वहां कहीं भी नहीं था। बाकी सारे लोग वही गार्डन में बैठे थे। अवदान और दिलीप के साथ पूरा राजपूत परिवार वहां आया था। हर बार बर्थडे पार्टी में सिर्फ घर के ही लोग रहा करते थे। अहान तारा को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए विला में कोई भी बाहर का आदमी नहीं आता था। अवदान की बूढ़ी आंखें तहान को खोज रही थी। उन्होंने कहा, तहान कहाँ है, अब तक आया क्यों नहीं? उसके पूछने पर महक ने कहा, मैं बुला कर लाती हूँ। कहकर वो जाने को हुई कि उसकी नजर वहीं आ रही तहान पर पड़ी और उसने कहा, तहान आ गया। उसके कहने पर सबने पीछे पलट कर देखा जहां से तहान आ रहा था। उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी। गार्डन में आने के लिए कुछ सीढ़ियां बनी हुई थी। वो सीढ़ियों से नीचे आने लगा कि उसका पैर पिछल गया और वो गिरने को हुआ। सबकी आंखें उसे गिरते देख डर से भर गई थी, पर तभी सबकी आंखें बड़ी हो गई। अवदान के हाथ में पकड़ी छड़ी छूटकर नीचे गिर गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी आंखों के सामने तारा थी जो तहान को संभाल रही थी। उसे देख सब हैरान रह गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। तारा ने तहान को ठीक से खड़ा किया और फिक्र भरी आवाज में कहा, आप ठीक हो न बच्चे? तहान ने हाँ में सिर हिलाया तो तारा हल्का मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। फिर उसकी नजर वहां मौजूद सारे लोगों पर पड़ी। उन सब को देखकर उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गई और वो बार बार अपनी पलकें झपकाते हुए उन्हें देखने लगी। सबसे ज्यादा तो वो अवदान को देखकर हैरान थी। तभी उसकी नजर उन सबसे कुछ दूरी पर खड़े अहान पर पड़ी। अहान अभी अभी आया था। उसने जैसे ही तारा को देखा उसके हाथ से एक फाइल छूटकर नीचे गिर पड़ा। तारा ने एक नजर उसे देखा, फिर सारे लोगों को देखकर बोली, आप सब बदले बदले क्यों लग रहे हैं? और आप बूढ़े अंकल, आप दादू की तरह दिखाई दे रहे हैं, पर वो तो इतने बूढ़े नहीं थे। इन सब की उम्र बढ़ी हुई क्यों है? कोई तो मुझे बताओ। रॉय तेज कदमों से उसके पास आया और उसे प्यार से अपने गले से लगा लिया। तारा उसके गले लगने से हैरान रह गई थी, क्योंकि आज तक कभी भी रॉय ने उसे गले नहीं लगाया था। रॉय उससे दूर हुआ और उसके माथे को चूमते हुए बोला, ऐसा इसलिए है लिटिल डेविल क्योंकि आप 10 साल बाद कोमा से बाहर आई है। हम आपको सब बताते हैं, आप अपने दिमाग पर जोर न डालें। 10 साल मतलब मेरे 10 साल वेस्ट हो गए, तारा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। फिर उसने अवदान को देखा जिनके आंखों से आंसू बह रहे थे।
उन्हें देख तारा उनके पास गई और उनके गले लगते हुए बोली, दादू आप तो बुढ़े लगने लगे हो, दिलीप आपका ध्यान नहीं रखते हैं क्या? अवदान उसकी बात सुन हल्का मुस्कुरा दिए। अवदान ने उसे वहीं एक चेयर पर बैठाया और उसे सब कुछ बताने लगे। तारा ने सारी बात सुनी तो उसे सब कुछ समझ आ गया। इसके बाद वो सबसे मिली, फिर उसने मानसी और वंशिका को देखा। वो दोनों आगे आई और अपने बारे में बताने लगी। तारा दोनों से मिलकर बहुत खुश थी। फिर उसने अचानक कहा, आप दोनों यहाँ हो तो आपके बड़े भाई मेरा तहान कहाँ है? वो भी तो 10 साल का हो गया होगा। उसके कहने पर सारे लोग तहान को देखने लगे जो पीछे खड़ा था। तारा ने उसे देखा, फिर उसकी आंखें देख वो सब समझ गई। उसने उसे इशारे से अपने पास बुलाया तो तहान उसके पास चला गया। तारा उसके पास बैठते हुए बोली, आप मुझे जानते हो न, मैं आपकी। उसने इतना कहा ही था कि तहान उसके गले लग गया और रोते हुए बोला, आप मेरी मम्मा हो, मैं जानता हूँ। तारा ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया था। उसकी आंखें भी भर आई थी। कुछ पल बाद उसने खुद को शांत किया। वो तहान को देखने लगी जो काफी रोने लगा था। तारा उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोली, रोते नहीं है बच्चा, आप रो क्यों रहे हैं? आपके डैड ने आपका ख्याल नहीं रखा था क्या? एक मिनट, कहीं उसने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? रॉय अपना माथा पीटते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है लिटिल डेविल, पर हाँ आपका पति बदल जरूर गया है। मतलब? तारा ने कंफ्यूज से कहा तो सारे लोगों ने आहान को देखा। राम ने कुछ सोचते हुए कहा, हमें अंदर जाना चाहिए, इन्हें कुछ वक्त अकेले रहने देते हैं। सबने सिर हिलाया और अंदर चले गए। आहान उसके पास आया और तहान से बोला, मेरी कार में तुम्हारा गिटार है, जाओ ले आओ। तहान उसकी बात सुन खुश हो गया था। वो भी आहान की तरह सिंगर बनना चाहता था। उसके जाने के बाद वहां सिर्फ तारा और आहान ही रह गए थे। तारा ने उसे देखा तो आहान उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। तारा उसके आंसू पोंछते हुए बोली, बहुत इंतजार करवाया ना नान। आहान उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, एक बार फिर से कहिए। तारा कंफ्यूज होकर बोली, क्या फिर से कहूँ? आहान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यही, मेरा अनान, फिर से कहिए। तारा ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, मेरा अनान और सिर्फ मेरा अनान। उसने इतना कहा ही था कि आहान ने झट से उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। तारा पहले तो हैरान रह गई थी, पर उसे आहान का प्यार, उसका दर्द महसूस हो रहा था। कुछ पल बाद वो भी उसे बैक किस करने लगी थी। उन्हें किस किए कुछ पल ही बीते थे कि तहान की आवाज आई। उसकी आवाज सुन तारा झट से उससे दूर हो गई। वहीं आहान ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तारा को बहुत हंसी आ रही थी, पर वो हंसी नहीं। तहान वहां आकर उसे अपना गिटार दिखाने लगा था। आहान उसे ही देखने लगा था। आज वो पहली बार इतना खुश नजर आ रहा था। कुछ देर बाद आहान ने कहा, अब तो तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करोगे ना? तहान ने हाँ में सिर हिलाया तो आहान ने खड़ा होकर तारा को अपनी बाहों में उठा लिया। तारा उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, मुझे मेरे बच्चे से बात करनी है। अगर इसने तुम्हारे बारे में शिकायत की तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आहान शरारत से बोला, मैं भी तो यही चाहता हूँ स्टार, की आप मुझे कभी न छोड़े। तारा ने उसे आंखें बड़ी करके देखा तो तहान ने एक्साइटेड होकर कहा, डैड आप मम्मा को अंदर लेकर आओ, फिर हम केक कट करेंगे। आहान ने सिर हिलाया और तारा को बाहों में उठाए विला के अंदर जाने लगा। तहान भी उनके साथ साथ अपनी बातें सुनाते हुए जा रहा था। तीनों एक हैप्पी फैमिली लग रहे थे।